है आर्थिक विकास एवं आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक समृद्धि क्या होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है और आर्थिक विकास क्या होता है। ये देखो, आर्थिक समृद्धि क्या है, जैसे एक तो पैसों के हमारे पास ये ऐसे हो जाएंगे, किसी के पास पैसे हो जाएंगे कि पैसे तो खूब सारे हैं उसके पास, लेकिन उसके पास कोई डेवलपमेंट नहीं है। एक होता है कि पैसे भी हों और उसके साथ साथ विकास भी हो। जैसे तुम्हारे पास पैसे भी हैं, पैसे के साथ साथ क्या क्या है, तुम्हारे पास रहने की फैसिलिटी भी अच्छे तरीके है, तुम्हारे घर वाले भी अच्छे तरीके से रहते हैं, मतलब हेल्थ भी अच्छे तरीके से है, पूरे मतलब अच्छे तरीके से गांव के अंदर डेवलपमेंट। जैसे गांव के अंदर पैसा है, तुम्हारे गांव के अंदर पैसा तो है, लेकिन वहाँ पे क्या नहीं है, विकास नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई वो नहीं है। तो इस प्रकार का पैसा क्या काम का। इसलिए दो प्रकार, एक तो होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके अंदर तो क्या होता है, पैसा बहुत सारा होता है। एक होता है आर्थिक विकास, पैसे के साथ साथ वहाँ पे क्या होता है, डेवलपमेंट भी होता है। तो जिसके पास पैसा हो, डेवलपमेंट हो, तो वो कैसे अवधारणा होगी, एक संकीर्ण अवधारणा, नैरो कंसेप्ट होगा। कौन सा कंसेप्ट, संकीर्ण का मतलब अच्छी बात, वैसे पैसे हैं, डेवलपमेंट है नहीं। फिर आर्थिक विकास कैसी, एक वृहद अवधारणा, एक बड़ी अवधारणा है जिसके अंदर पैसे भी हैं, पैसे के साथ साथ क्या है, विकास भी हैं। ये एक मात्रात्मक अवधारणा है, इसके अंदर बस ओनली पैसों को के गिड्डी को गिना जाता है। मात्रात्मक का मतलब मात्राओं को गिनना, बस इसको नंबर्स को गिनना कि पैसों के नंबर्स को। लेकिन आर्थिक विकास के अंदर क्या, कौन सी अवधारणा है, गुणात्मक, क्वांटिटिव ना क्वालिटेटिव। कौन सी अवधारणा है, क्वालिटिव। क्वालिटिव मतलब पैसे हैं, पैसे के साथ पैसों का गुण भी आ रहा है, मतलब विकास है। और ये ओनली फॉर क्वांटिटिव, ओनली मात्रात्मक है। फिर इसमें उत्पादन में वृद्धि को मापा जाता है। इसमें किसको मापा जाता है, उत्पादन में वृद्धि की, उत्पादन के अंदर कितनी वृद्धि हुई। इसके अंदर उत्पादन के साथ समाज पर प्रभाव व आकलन का भी वर्ग किया जाता है। किसके अंदर, सापेक्ष नहीं, किसके अंदर, एक तो है इकोनॉमिक ग्रोथ, एक है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास के अंदर किस किस को गिना, एक तो पैसों को तो गिनेंगे, उत्पादन के साथ साथ समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है और आकलन किया जाएगा कि समाज के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इकोनॉमिक जो आर्थिक ग्रोथ होती है, आर्थिक समृद्धि, उसके अंदर तो क्या गिना जाता है, ओनली फॉर उत्पादन के अंदर कितने पैसे मिले। लेकिन जो क्या होता है, आर्थिक विकास होता है, उसके अंदर क्या गिना कि पैसे के साथ साथ इनका समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है उत्पादन का। फिर इसे मापने के लिए हम जो इकोनॉमिक को देखते हैं, ग्रोथ को, आर्थिक समृद्धि को देखते हैं, तो उसके लिए इसको मापने के लिए हम जीडीपी को देखते हैं, जीएनपी को देखते हैं, संकेतों का प्रयोग करते हैं। किन किन का, जीडीपी, जीएनपी, संकेतों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। लेकिन इनको मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम, विकास को मापने के लिए कि देश के अंदर गरीबी कितनी है, बेरोजगारी कितनी है, आर्थिक असमानता कितनी है, एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, विश्व खुशहाली सूचकांक, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स का प्रयोग। इनके अंदर कि देश के अंदर कितने लोग खुश हैं, कितने लोग क्या है, कितने का विकास हो रहा है, कितनी बेरोजगारी है, कितना क्या है रोजगार, ये सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं, आर्थिक विकास के अंदर। लेकिन आर्थिक समृद्धि के अंदर क्या देखेंगे, ओनली फॉर देखेंगे देश की जीडीपी, एक जने के पास कितना पैसा है, जीएनपी देखेंगे कितना पैसा आता है, ओनली फॉर। फिर इसे मापना अपेक्षाकृत क्या है, आसान है, किसको, आर्थिक समृद्धि को। क्यों है आसान, क्या पैसों का पता लगा लो और बस हो जाएगा मामला सेट। लेकिन इसको ये कठिन है, इसके अंदर देखना पड़ेगा कितने गरीब हैं, कितने खुश हैं, कितने नहीं हैं, कितने बेरोजगारी हैं, सारी चीज़ों का पता लगाना पड़ता है। पर फिर ये विकसित देशों के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। पैसे वाली चीज़ कहाँ के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, विकसित देशों के लिए। और विकासशील देशों के लिए कौन है अधिक महत्वपूर्ण, आर्थिक विकास, ये मतलब आर्थिक विकास। तो आर्थिक समृद्धि एक कैसा कंसेप्ट है, संकीर्ण अवधारणा, नैरो कंसेप्ट है। और आर्थिक विकास तो क्या है, ब्रॉड कंसेप्ट, और आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, नैरो कंसेप्ट। और फिर बाद के अंदर आर्थिक विकास के अंदर हम किन किन चीज़ों को मापते हैं, बेरोजगारी को, गरीबी को, हैप्पीनेस को, एचडीआई को, इन सारी चीज़ों को देखते हैं। और उसके अंदर किसको देखते हैं, जीडीपी, जीएनपी, इनको देखते हैं। फिर और क्या देखते हैं अपन, इसे मापना क्या होता है, आसान होता है, किनको,
आर्थिक समृद्धि आर्थिक समृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ को मापना क्या है आसान है, और उसको कठिन है। मापना कठिन है। उसके अंदर सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और ये किसके लिए, ये विकासशील देशों के लिए सही है, कौन सी, आर्थिक विकास और ये विकसित देशों के लिए आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि। और इसमें उत्पादन में क्या देखा जाता है कि कितनी वृद्धि, इसके अंदर उत्पादन के साथ साथ क्या देखा जाता है कि समाज के ऊपर भी क्या प्रभाव पड़ा। और ये कौन सी अवधारणा है, मात्रात्मक अवधारणा। और गुणात्मक अवधारणा कौन सी है, आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। समझ में आया ये क्यों है क्या नहीं है। फिर अब स्टार्ट करते हैं गरीबी, पोवर्टी। क्या है गरीबी। गरीबी को कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 2। एक तो कौन सी होती है सापेक्ष गरीबी, और एक कौन सी होती है निरपेक्ष। सापेक्ष गरीबी मतलब रिलेटिव पॉवर्टी, और निरपेक्ष एब्सोल्यूट पॉवर्टी। पहले निकालो एब्सोल्यूट पॉवर्टी, निरपेक्ष गरीबी निकालो पहले। इससे आगे जैसे जब किसी व्यक्ति के पास बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए क्या नहीं हो, पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं होते, तभी इस अवस्था को क्या कहा जाता है, निरपेक्ष गरीबी। क्या कहा जाता है, जब किसी व्यक्ति के पास बुनियादी आवश्यकताओं को क्या पूर्ति करने के लिए क्या नहीं हो, आर्थिक संसाधन नहीं हो, पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं हो, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, गरीबी। तो किसे कहते हैं गरीबी, किसी भी व्यक्ति जब किसी व्यक्ति को अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को क्या बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए क्या नहीं हो, पर्याप्त संसाधन नहीं हो, पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं हो, उसको क्या कहते हैं, गरीबी। कौन सी गरीबी, निरपेक्ष गरीबी। अब क्या होते हैं बुनियादी आवश्यकताएं, जैसे रोटी कपड़ा मकान। अगर किसी व्यक्ति के पास ये भी नहीं है तो वो क्या है, निरपेक्ष गरीब है। क्या है, निरपेक्ष गरीब है। तो क्या है, जब किसी व्यक्ति के पास क्या नहीं हो, बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं हो, क्या नहीं हो, पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं हो, किसको पूरा करने के लिए, अपने बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। इस अवस्था को क्या कहा जाता है, गरीबी कहा जाता है। फिर बुनियादी आवश्यकताएं जैसे शिक्षा, चिकित्सा, पोषण युक्त भोजन, गरिमापूर्ण जीने के लिए संसाधन। अब अलग अलग प्रकार के अलग अलग लोगों ने क्या दिए, गरीबी की परिभाषा दी कि बुनियादी आवश्यकताओं के अंदर क्या क्या आता है। लेकिन हमने क्या लगाया कि बुनियादी आवश्यकताएं, अब हमारी बुनियादी आवश्यकताएं क्या है, रोटी हो जाए, कपड़ा मिल जाए, मकान मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, और ये क्या मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, अच्छी तरीके से। ये तो हमारी क्या है, बुनियादी आवश्यकताएं। बुनियादी आवश्यकताओं को मतलब है जीवन जीने के लिए तो क्या है, आवश्यक। इनके बिना स्वास्थ्य, बिना कपड़ा, बिना रोटी, बिना मकान, बिना ये शिक्षा, बिना स्वास्थ्य, इनके बिना जीवन जी सकते हैं क्या अपन। तो बुनियादी आवश्यकताएं क्या होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, ये सारी चीज़ें क्या हमारी बुनियादी आवश्यकताएं। तो गरीबी की क्या, निरपेक्ष गरीब आवश्यक क्या है, जब व्यक्ति अपने बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए क्या नहीं हो, पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं हो, क्या नहीं हो, आर्थिक संसाधन, क्या नहीं हो, आर्थिक संसाधन नहीं हो, तो उसे क्या कहते हैं, निरपेक्ष गरीबी कहते हैं। गरीबी की गणना की विधि से हेड काउंट कहा जाता है, हेड काउंट मेथड कहा जाता है। गरीबी गणना की विधि को क्या कहा जाता है, हेड काउंट मेथड। हेड काउंट मेथड, जिसके अंदर सिरों को गिना जाता है। क्या है हेड काउंट मेथड का मतलब क्या है, आदमियों को गिनना, सिर्फ एक एक आदमी को किसके मतलब काउंट कर लिया। जैसे एक दिखे यहाँ पे कितनी टैंट हैं, 3 टैंट, अरे तीनों क्या है, गरीब है। तो ऐसे तो गरीबी की गणना की विधि को क्या कहा जाता है, हेड काउंट मेथड। क्या कहा जाता है, अब ऐसे कोई पूछ ले कि गरीबी की गणना की विधि को क्या कहा जाता है, हेड काउंट मेथड। फिर है भारत में गरीबी का आकलन व्यक्ति के आधार पर न करके किसके आधार पर किया जाता है, परिवार के आधार पर। किसके आधार पर, परिवार के आधार पर। और एक परिवार के अंदर कितने सदस्य लेते हैं हम, 5 सदस्य। कितने सदस्य लेते हैं, भारत के अंदर एक व्यक्ति पर गरीबी नहीं निकाल जाती, किसके, पूरी फैमिली पर निकाल जाती है। जैसे गरीबी ऐसे नहीं निकाल सकते कि एक परिवार के अंदर ये गरीब है, एक पैसे वाला ये ना। गरीबी निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, एक परिवार के अंदर 5 आदमी रहते हैं, इन 5 आदमी के पास बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधन है या नहीं है। इससे क्या करेंगे, वो गरीबी का आकलन करेंगे। क्या एक व्यक्ति से करेंगे क्या,
एक पूरे परिवार से करेंगे कि एक परिवार के अंदर कितने लोग लेंगे, 5। अब इन 5 की ज़रूरत देखेंगे, इनके पास क्या है, पर्याप्त संसाधन हैं या नहीं है अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। तो भारत के अंदर किसको लेते हैं, पूरे परिवार को, एक व्यक्ति को लेते हैं क्या, नहीं लेते हैं। गरीबी का आकलन आय के आधार पर न किया जाता है, उपभोग पर किए गए व्यय के आधार पर किया जाता है। गरीबी का आकलन किस पे नहीं किया जाता, आय पर। ऐसे नहीं किया जाता कि वो कितना कमा रहा है, इसके आधार पर गरीबी देखेगा, इसके आधार पर गरीबी नहीं देखेगा। किस पे देखेगा, उपभोग पर, कि वो खर्च पर कितना व्यय कर रहा है। खर्च मतलब वो एक तो पैसे कमाना और एक उनको खर्च करना। तो अगर हमें गरीबी निकालनी देखेंगे तो हम कि पैसे कमा रहे हैं वो नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे, हम कमाए पैसों को कितना खर्च किया। उपभोग पर हमने कंजम्पशन पर कितना एक्सपेंडिचर किया, कितना खर्च किया, किसके ऊपर, अपने मतलब व्यय कितना किया, अपने खर्च कितना किया, किसके ऊपर, उपभोग के लिए, कंजम्पशन के लिए आपने कितने रुपए पैसे। अरे ऐसे है कि तुम्हारे पास पैसा तो खूब सारा है, अब तुम क्या नहीं कर रहे हो, खर्च ही नहीं कर रहे हो। खर्च ही नहीं करोगे तो तुम्हारी बुनियादी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी क्या, पैसे तो कितने रहे। लेकिन अगर अपन को देखना है कि ये गरीब है या नहीं देखना, तो वो किसको देखो कि कितना उपभोग पर कितना व्यय कर रहा है, कि मतलब खर्च कितना कर रहा है। उसके आधार पर हम क्या देखते हैं, गरीबी का आकलन करते हैं। ऐसा नहीं कोई आदमी पैसे वाला है और वो खर्च भी नहीं करता 1 रुपये, फिर बाद के अंदर हम उसको अमीर बता देंगे, वो क्या है, गरीबी है। कि व्यक्ति को क्या है, वो अच्छी मतलब पैसा है उसके पास, लेकिन ना तो वो क्या है मकान बना है, ना कोई स्वास्थ्य पर खर्च कर रहा है, ना कोई एजुकेशन पे खर्च कर रहा है, ना और किसी चीज़ों पर, खाने पर, इन पे खर्च कर रहा है। तो क्या है वो गरीब का गरीब, ये पैसे से क्या, पैसे को थोड़ी खाएगा। तो किसके आधार पर, उपभोग को, उपभोग पर किए गए व्यय के आधार पर, तो आय के आधार पर, आय के आधार, इनकम के आधार पर हम क्या नहीं करेंगे, गरीबी का आकलन नहीं हाँ, करेंगे। गरीबी का हम पॉवर्टी का मैनेजमेंट इनकम के आधार पर ना करके किसके पर करेंगे, कंजप्शन पर, एक्सपेंड किए गई मनी के आधार पर। समझ में आया। फिर है बुनियादी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए आवश्यक धन के आधार पर गरीबी रेखा का क्या किया जाता है, निर्धारण। गरीबी रेखा का हम निर्धारण कैसे करें, तो सीधी सी बात हम क्या कर सकते हैं कि बुनियादी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए हमारे पास क्या, आवश्यक धन के आधार पर, कि कोई भी चीज़ है, हम कोई चीज़ खरीदना चाहते, जैसे खाने के एक आटा का कट्टा खरीदना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, पैसे नहीं है। अब हमारे पास पैसे नहीं, इसका मतलब क्या है, गरीब, हम गरीब हैं। तो क्या बुनियादी आवश्यक, या आटा खरीदना हमारे क्या था, बुनियादी आवश्यकता थी, क्या थी, बेसिक नीड थी, लेकिन हम क्या नहीं कर पाए, परचेज नहीं कर पाए। इसका मतलब हमारे क्या नहीं कर पा रहे, अपनी बेसिक नीड्स को भी हम फुलफिल नहीं कर पा रहे, इसका मतलब क्या, हम गरीब। तो आकलन हम क्या करेंगे, उसके आधार पर ही कर देंगे कि ये बेसिक नीड थी। अब कोई मैं स्कूल के अंदर एडमिशन नहीं ले पा रहा, किसके कारण, पैसों के कारण, तो मतलब क्या हूँ, मैं गरीब हूँ। पैसों के कारण नहीं ले पा रहा, इसका मतलब क्या हूँ, गरीब। तो गरीबी का आकलन किसके आधार पर कर सकता है आदमी, कि अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए आवश्यक धन के अंदर अब जो इसके पास कि धन है या नहीं है, उसके आधार पर क्या करते हैं, गरीबी का निर्धारण। किसके आधार पर, बेसिक नीड को हम फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, उसके आधार पर क्या करते हैं, गरीबी रेखा का क्या, गरीबी लाइन का क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, गरीबी रेखा। और गरीबी का रेखा का निर्धारण कौन करता है, नीति आयोग। पहले कौन करता था, 2014 से पहले करता है योजना आयोग। कौन करता था, योजना। अब कौन करे, नीति आयोग। और गरीब परिवारों की पहचान करने के लिए एनएसओ द्वारा परिवारों का उपभोग व्यय तथा सर्वेक्षण किया जाता है। गरीबी की पहचान करने के लिए किसके द्वारा किया जाता है, एनएसओ द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। क्या है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। गरीबी परिवारों की पहचान कौन करता है, एनएसओ। और गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है, नीति आयोग। पहले कौन करता था, योजना आयोग। भारत के अंदर गरीबी का निर्धारण मतलब परिवार के आधार पर करते हैं, व्यक्ति के आधार पर, परिवार के आधार पर। अब परिवार के अंदर कितने व्यक्ति लेते हैं, अब गरीबी रेखा का निर्धारण कैसे करते हैं, उसकी बेसिक नीड्स, आधारभूत जो बुनियादी आवश्यकताएं वो पूरी हो रही हैं नहीं, उसके आधार पर क्या करते हैं, गरीबी रेखा का क्या करते हैं, आकलन करते हैं। और गरीबी होती क्या है, जो व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाए, हाँ अपने, और क्या उसकी बुनियादी आवश्यकताएं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा,
रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा ये सारे क्या हैं उसकी बेसिक नीड्स। तो समझ में आया। अब है जिन परिवारों का उपभोग व्यय गरीबी रेखा से कम होता है उन्हें क्या कहते हैं, बीपीएल कहते हैं। और तथा जिन परिवारों का उपभोग गरीबी रेखा से अधिक है उन्हें क्या कहते हैं, एपीएल कहते हैं। तो सीधी सी बात है कि जिनका क्या है, जो गरीबी रेखा से क्या करते हैं, नीचे जीवन व्यतीत करते हैं, उनको क्या कहते हैं, बीपीएल क्या कहते हैं, बीपीएल। और एपीएल किसे कहते हैं, जो गरीबी रेखा से ऊपर। जैसे ये गरीबी की रेखा है, इसके नीचे जो जीवन व्यतीत करते हैं, मतलब यहाँ पे इनके पास 100 रुपये होने चाहिए, मतलब गरीबी रेखा ऊपर। जिनके पास 101 रुपये होंगे वो गरीबी रेखा से क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। लेकिन इनके पास कोई के पास 10 रुपये, कोई 30 रुपये, कोई 40 रुपये, ये सारे किसके हैं, नीचे हैं गरीबी। और गरीबी रेखा के ऊपर कितने हैं, ये। तो गरीबी रेखा का मतलब जो नीचे रहते हैं उनको क्या कहते हैं, बीपीएल। और जो गरीब रेखा से ऊपर एपीएल। सुन में आया। फिर एनएसओ के सर्वेक्षण में 3 प्रकार की विधियों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कितने प्रकार की विधियों का, 3 प्रकार की। कोई भी सर्वे करेंगे तो उसके अंदर क्या होनी चाहिए, एनएसओ कितने प्रकार की विधि प्रयोग करता है, 3 प्रकार की। एक तो यूआरपी, एक एमआरपी, और एक क्या होता है एमएमएमआरपी, 2 बार एम फिर आरपी। एक तो क्या होता है ये यूआरपी का मतलब यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड, समान संदर्भ अवधि। क्या है, समान संदर्भ अवधि, यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड। इसके अंदर क्या होता है, इसमें पिछले 30 दिनों के खाद्य आवश्यकताओं पर किए गए व्यय को देखा जाता है। यूआरपी के अंदर क्या देखते हैं हम, यूआरपी के अंदर क्या देखते हैं, यूआरपी के अंदर क्या देखते हैं, पिछले 30 दिनों के अंदर खाद्य आवश्यकताओं के गए व्यय को। यूआरपी पर हम क्या देखते हैं भाई, पिछले 30 दिनों के अंदर हमने खाद्य आवश्यकताओं पर क्या कितना खर्च किया है, कितना व्यय किया है, कितना एक्सपेंडिचर किया है। तो पिछले 30 दिनों पर लास्ट 13 डेज के अंदर हमने कितने खाद्य पदार्थों के अंदर, फूड के अंदर जो अपने नीड हैं उनके लिए हमने कितना एक्सपेंडिचर किया है, उसको क्या देखते हैं हम। उसमें तो क्या है यूआरपी के अंदर तो कितने देखते हैं हम, पिछले 30 दिनों के अंदर हमने खाद्य पदार्थों पर हमने कितना खर्च किया, कितना व्यय किया है। फिर एमआरपी के अंदर मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, मिश्रित संदर्भ अवधि, एक समान संदर्भ अवधि, एक मिश्रित संदर्भ अवधि, मिक्स्ड रेफरेंस एक है पीरियड। और फिर बाद में इसमें पिछले 30 दिनों के खाद्य आवश्यकताओं पर किए गए साथ साथ हम क्या देखते हैं, 365 दिनों के अंदर हमने शिक्षा, चिकित्सा, कपड़े, जूते व अन्य टिकाऊ, अन्य ड्यूरेबल गुड्स पर हमने क्या किया है, कितना मतलब क्या किया है, वह किया है। तो पहले देखो यूआरपी के अंदर तो हम क्या देख रहे थे कि पिछले 30 दिनों के हमने क्या खर्च किया, कितना खर्च किया खाद्य आवश्यकताओं। अब हमने एमआरपी पर हम क्या देखेंगे, पिछले 30 दिन को तो देखेंगे, साथ साथ 1 साल के अंदर, 1 साल मतलब 365 दिन के अंदर हमने चिकित्सा पर, स्वास्थ्य पर, कपड़े पर, इनके ऊपर कितना खर्च किया। अब 2 चीज़ों पर देखेंगे। पहले तो हम देख रहे थे यूआरपी के अंदर तो एक ही कि पिछले 30 दिनों के अंदर हमने खाद्य पदार्थों के अंदर कितना खर्च किया। फिर एमआरपी के अंदर क्या देखेंगे हम, कि हमने जो 30 दिनों को तो देखेंगे, पिछले 30 दिनों के साथ साथ फिर 1 साल 365 दिनों के अंदर हमने शिक्षा, चिकित्सा, इनके ऊपर हमने कितना खर्च किया। अब चलो एमआरपी के अंदर, एमएमआरपी के अंदर मिक्स्ड मॉडिफाइड मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, परिवर्तित मिश्रित संदर्भ अवधि। एक तो क्या है समान संदर्भ अवधि, फिर क्या है मिश्रित संदर्भ अवधि, एक क्या है परिवर्तित मिश्रित संदर्भ ये अवधि। और इस पहले के अंदर क्या था, यूनिफॉर्म रेफरेंस पीरियड, फिर मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड, फिर क्या है मॉडिफाई मिक्स्ड रेफरेंस और पीरियड। और मॉडिफाई मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड के अंदर हम क्या देखेंगे, इसमें 7 दिन, 30 दिन और पहले तो हम देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर, फिर देखेंगे 1 सप्ताह के अंदर, कितने के अंदर 1 सप्ताह, 1 वीक के अंदर, और एक महीने के अंदर, और 365 दिन में खर्चे देखे जाते हैं। पहले तो हम क्या देख रहे थे, यूआरपी के अंदर तो देख रहे थे ओनली फॉर 30 दिन के ऊपर कितना खर्च किया पिछले हमने खाद्य पदार्थों के अंदर। फिर हमने एमआरपी के अंदर देखा पिछले 30 दिन तो देखा ही, फिर साथ साथ देखा 365 के हमने क्या क्या कि मतलब शिक्षा स्वास्थ्य पर कितना खर्च किया। अब एमआरपी के अंदर हम क्या देखेंगे, ये तो ले लेंगे 30 और 365 तो लेंगे, और साथ में एक और क्या जोड़ देंगे, 7 को, सप्ताह को भी जोड़ देंगे, वीक को भी जोड़ देंगे। अब वीक के अंदर क्या होता है,
वीक के अंदर ऐसे खर्चे जो मतलब पहले मतलब ऐसे कोई खर्चे जो जल्दी से क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाती हैं, वो वस्तुएं किसके अंदर आएंगी, सप्ताह के अंदर। जैसे क्या आ गया, सब्जी। सब्जी एक महीने खरीद सकते हैं क्या अपन? एक महीने खरीदेंगे तो क्या हो जाएगी, वो तो ख़राब हो जाएगी। तो सब्जी, पेट्रोल, ब्रेड, अंडे और मछली, ये सारे किसके अंदर लेंगे हम, ये खर्चे 7 दिन के अंदर। 30 दिन वाले खर्चे क्या होते हैं, हम 30 दिन के अंदर हम क्या देते हैं, तीसरे दिन बाद में रेंट देते हैं अपन भी 30 दिन बाद में देते हैं। 7 दिन के अंदर हम क्या लेके आते हैं, सब्जी ये लेके आते हैं, ब्रेड अंडे सभी। फिर बिजली का बिल कब देते हैं हम, 30 दिन के अंदर। पानी का बिल कब देते हैं हम, 30 दिन के बाद के अंदर। और दूध का पेमेंट कब करते हैं, 30 दिन के बाद में। तो अपने से ही कनेक्ट कर लो सारी चीज़ें कि एक सप्ताह के अंदर तो हम क्या करते हैं, तो सब्जी ये ब्रेड अंडे ये सारी चीज़ें लेते हैं। फिर जैसे 30 दिन होता है, हमें क्या देना है, कमरे का रेंट देना पड़ता है, दूध का रेंट देना, इलेक्ट्रिसिटी का देना पड़ता है, वाटर का, इन सारी चीज़ों का क्या देना पड़ता है, रेंट देना होता है। 365 के दिन के अंदर क्या देते हैं, स्कूल के अंदर भी क्या देते थे, शिक्षा के अंदर कोई बीमा करवा लिया, चिकित्सा के अंदर कोई कपड़े, कोई जूते, ये एक साल के लिए लेके आते हैं। कोई ऐसे लाते हैं कि उनको एक महीने के अंदर चेंज के लिए। एक बार स्कूल की ड्रेस धुआ दी तो गई 1 महीने की, तो कपड़े, जूते, अन्य टिकाऊ, अदर ड्यूरेबल गुड्स। तो 365 दिन के अंदर क्या आती हैं, शिक्षा, चिकित्सा, कपड़ा, जूता, अन्य टिकाऊ वस्तुएं। तो समझ में आया। पहले के अंदर क्या था, URP, समान संदर्भ पीरियड। उसके अंदर हमने कितने दिन के खर्चे देखे, हमने 30 दिन के अंदर हमने कितने, पिछले 30 दिनों के अंदर हमने क्या खर्चे किए। फिर हम आया MRP के अंदर हम क्या देखेंगे कि पिछले 30 दिनों के और साथ साथ 365 दिनों के अंदर हमने क्या क्या खर्च किया MRP के अंदर। शिक्षा, चिकित्सा, इनके अंदर कपड़े और जूते के अंदर हमने कितना खर्च किया। फिर हम आ गए MRP के अंदर, उसके अंदर हम देखेंगे मॉडिफाई मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, एक सप्ताह के अंदर और 30 दिन के अंदर और 365 दिन के अंदर हमने कितना खर्च किया। अब देखिए कि 7 दिन और अलग अलग 30 दिन और 365 दिन। 7 दिन के अंदर हमारे कौन से खर्चे होते हैं, कोई सब्जी हो गया, फल हो गया, फ्रूट हो गया, अंडे हो गए, ब्रेड हो गई, ये सारे तो हमारे किसके अंदर थे। और फिर 30 दिन के अंदर कैसे होता है, रूम रेंट आ जाए, इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाए, वाटर बिल आ जाए, मिल्क आ जाए, PG का आ जाए, ये सारे हम किसके अंदर देखते हैं, 30 दिन। और 365 दिन के अंदर हमारी शिक्षा के ऊपर कितना हुआ, चिकित्सा के ऊपर कितना हुआ, और शूज, जूता, कपड़ा, इनके ऊपर कितना खर्च हुआ। तो NSO कितने प्रकार की विधियों का प्रयोग करता है, 3 प्रकार के। एक तो URP और एक MRP और एक MMRP। इन तीनों का अपना सर्वे, कि सर्वे गरीबी का मतलब पहचान कौन करता है, NSO तो करता है। तो गरीबी की पहचान किस आधार पर करेगा, वो ऐसे आएगा, सर्वे करेगा कि भाई तू 7 दिन के अंदर क्या क्या खरीदता है। तू बोलता है भाई मैं 7 दिन के अंदर मैं तो कुछ नहीं खरीदता, तू तो क्या है, गरीब है। फिर अब ऐसे बताओ, तेरे से NSO वाले आदमी आए, तूने पूछे कि 7 दिन के अंदर क्या, तू बोलेगा मैं एक तो फ्रूट्स लेके आती हूँ, सब्जी लेके आती हूँ, अंडे लेके आती हूँ, 7 दिन के लिए ये करते हूँ, है ना। तो फिर वो देखेगा हाँ ये तो ठीक है। फिर बाद के अंदर तो वो पूछे कि 30 दिन के अंदर क्या करता है, रूम का रेंट देती हूँ, बिजली का बिल देती हूँ, पानी का बिल देती हूँ, ये सारी चीज़ करती हूँ, मतलब ये सारा हो गया। फिर बाद के अंदर 300 शिक्षा के ऊपर इतने खर्च करती हूँ, स्वास्थ्य के ऊपर इतना करती हूँ, ये सारे ऐसे करके क्या कर दिया उसने, ऐसा सारा आ गया। तो फिर बाद में ये पहचान कर लिया है कि ये आदमी गरीब है या नहीं है। वो पूछेगा 7 दिन के अंदर तूने 7 दिन के अंदर सब्जी उब्जी का नाम लिया, तो इसका मतलब क्या है, तू अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को क्या कर सकती है, बेसिक नीड्स को पूरा कर रही है। तो APR अब जो बार ऐसे बोलती कि ना में तो हमारे 7 दिन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, हम तो कोई 1 महीने के अंदर ऐसी कोई चीज़ खरीद लाते हैं, फिर उसी को अंदर क्या ले लेते हैं, यूज़। तो फिर बाद के अंदर क्या हो, तुम BPL गरीबी की रेखा से क्या हो, नीचे। वर्तमान में MMRP का प्रयोग किया जाता है। आजकल गरीबों की पहचान करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, MMRP के अंदर, जिसके अंदर वो आते ही पूछेंगे आपसे 3 क्वेश्चन कि पिछले 7 दिन के अंदर क्या कितने खर्च किया, पिछले 30 दिन के अंदर क्या लाया, और पिछले 365 दिन के अंदर क्या लेके आए। ये कितने क्वेश्चन करेंगे, 3। अगर क्वेश्चन करता ओनली फॉर ऐसा ओनली यहाँ पे ये पहचान करते हैं ओनली URP से ही, तो ओनली कितना क्वेश्चन पूछता, एक ही। क्या पूछता कि पिछले 30 दिनों के अंदर तुमने क्या खर्च किया है। उसके आधार पर तो क्या हो जाता, पता चल जाता, बस ओनली यही पूछता। फिर वो तू पूछता है कि ना महाराज, ना महिम, मेरे पास तो क्या नहीं है, मैं तो कोई 30 दिन की इतना बड़ा कोई खर्चा नहीं, बस ऐसे ही कोई 1-2 कोई चीज़ लिया है, तो वो क्या है, गरीब है। अगर वो बताता है कि मैं ये रेंट उंट ये सारे देता हूँ, तो फिर क्या हो जाएगा, वो ऐसे
अब आर बोलता है MRP के अंदर कितने क्वेश्चन करता है वो, ओनली फॉर दो दो, क्वेश्चन कि पिछले 30 दिन के अंदर 365 दिन के अंदर तुमने क्या खर्च किया, उसको फल फ्रूट से कोई मतलब है, उसके आधार पर गरीबी निकालो। लेकिन MRP के अंदर गरीबी की रेखा निकल रही है तो इसके अंदर कितनी चीज़ें पूछेगा वो, 3 कि पिछले 7 दिन के अंदर कितना खर्च किया, फिर 30 दिन के अंदर और फिर 365 दिन के अंदर कितना खर्चा किया। समझ में आ रहा है क्या? 7 दिन में कपड़ा के बारे में बोल रहे हैं, इनकम टैक्स वाला नहीं भी करा। ना वो तो फिर साल के अंदर काउंट हो जाएंगे कि 7 दिन के अंदर, रोज ही तो 7 दिन पे ला नहीं रहा। अगर 7 दिन का मतलब है कि हर 7 दिन से तू कपड़े लेके आई, हर 7 दिन से सब्जी लेके आता ना, तो हर 7 दिन से कपड़े लेके आई तो फिर केस के अंदर आ जाएगा तो 7 दिन से तो लाएगा नहीं। कपड़े तो ये मतलब थर्सडे मार्केट में ले आओ कोई ना कोई रमेश है कि भाई उन्हें रमेश ऐसे नहीं, ऐसे चल, नहीं। आपको तो भारत में गरीबी का मापन का संक्षिप्त इतिहास लिखा रखा है। क्या भारत में गरीबी आकलन करना। भारत में गरीबी आकलन का संक्षिप्त इतिहास। तो सबसे पहले किसने ये बता देंगे। तो इतिहास देखे पहले, दादा भाई चले तो पहले तुम्हें वापस जो इतना बताए वापस बताओ। क्या है निरपेक्ष गरीबी? एब्सोल्यूट प्योरिटी क्या है? जो अपनी बुनियादी आवश्यकता कर पूरी पाए करने के लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधन नहीं हो, पर्याप्त आर्थिक संसाधन, उसे क्या कहते हैं? निरपेक्ष फिर क्या होता है, मतलब कोई एक आदमी के ऊपर हो जाती है भारत के अंदर परिवार कितने सदस्य लेते हैं? 5। अगर कोई गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करता है उसे क्या कहते हैं? और जो ऊपर करता है उसे क्या कहते हैं? APL कहते हैं। हम वर्तमान में गरीबी का निर्धारण कैसे होता है? NGO NSO के NSO के नहीं, गरीबी का निर्धारण करने के लिए कौन सी प्रणाली का प्रयोग करते हैं? MMRP MMRP का प्रयोग करते हैं। गरीबी की पहचान कौन करती है? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो गरीबी की और रेखा का निर्धारण कौन करता है? गरीबी लाइन का नीति आयोग। इससे पहले कौन करता था? योजना आयोग। पहले नीति आयोग को क्या बोलते थे? योजना आयोग। इसलिए तो ये हम फिर भारत में गरीबी का मापन का संक्षिप्त इतिहास। सबसे पहले भारत के अंदर गरीबी किसने मापी? दादा भाई नेहरू ने। उनके द्वारा पहली बार क्या कि गरीबी का आकलन किया गया। कब? 1867 और 1868 में। उनकी एक पुस्तक है पुअर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1901 के अंदर क्या हुई? प्रकाशित हुई। तो सबसे पहले भारत के अंदर गरीबी का गरीबी का आकलन कौन करता है भारत के अंदर? दादा भाई नेहरू जी। कब करता है? 1867 से लेकर 68 के अंदर। और एक बुक पब्लिश करवाता है, कौन सी? पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, कि जो गरीबी पुअर्टी गरीबी अन्य ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अन ब्रिटिश रूल का मतलब क्या है कि जो ब्रिटिश के अंदर जो रूल है ना, जब ब्रिटिश के अंदर क्या थी? लोकतंत्र था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद में अंग्रेज लोकतंत्र की तरह व्यवहार कर रहे थे क्या हमारे साथ? तो कैसे कर रहे थे? अन ब्रिटिश वाला रूल होता तो क्या करते? लोकतंत्र के साथ क्या करते हमारे पास? लोकतंत्र से चलाते, ऐसे नहीं डिक्टेटरशिप नहीं करते, ऐसे कि दिल्ली से सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, खुद ही चला रहे हैं, खुद भी क्या कर रहे हैं लोग। तो क्या करते? तो ये कैसा है? अन ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश के अंदर ऐसा रूल है क्या? ऐसे राजा बने तो डोलते हैं क्या? तो वहाँ पे क्या है? लोकतंत्र है। और लोकतंत्र यहाँ पे रहता तो क्या अन ब्रिटिश लिखते क्या? तो उन्होंने पुस्तक का नाम क्या रखा? पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल। गरीबी क्यों है? गरीबी इसलिए कि उनका रूल कैसा है? अन ब्रिटिश है। अगर गरीबी को तो सबसे पहले दादा भाई नेहरू जी ने क्या किया? गरीबी का आकलन कि भारत के अंदर कितने गरीब हैं कितने नहीं हैं। तो फिर बाद के अंदर सबसे पहले कौन करते हैं? दादा भाई नेहरू जी। कब? 1867 से 1868 के अंदर। उनकी एक पुस्तक क्या है? पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया। फिर बाद के अंदर है राष्ट्रीय प्लानिंग आयोजना समिति प्लान, राष्ट्रीय नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 के अंदर। ये किसके अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। जो हमने संविधान के अंदर पढ़ा 1938 के अंदर जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं? कांग्रेस के आधिकारिक रूप के अंदर क्या करते हैं? संविधान की मांग करते हैं। उसी टाइम में कहीं थे वो राष्ट्रीय आयोजना आयोग के क्या थे? अध्यक्ष। क्या थे? राष्ट्रीय आयोजना आयोग के क्या थे? अध्यक्ष। कौन है? जवाहरलाल नेहरू। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये किया सबसे फूड राष्ट्रीय आयोजना समिति बेसिक नीड को रोटी कपड़ा मकान बुनियादी आवश्यकताओं को माना। कि इन्होंने क्या बताया कि क्या है बुनियादी आवश्यकताएं व्यक्ति की?
रोटी कपड़ा रोटी कपड़ा मकान शिक्षा उन्होंने आज नहीं, ये शिक्षा चिकित्सा आ रही है तो फिर धीरे धीरे आगे लोग आते गए, उन्होंने जोड़ती गई। सबसे पहले किसने आयोजना समिति ने क्या दिया, वो दिया राष्ट्रीय आयोजना समिति। कब हुआ इसका गठन? 1938 के अंदर। अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने बुनियादी आवश्यकता क्या बताई? रोटी कपड़ा मकान। क्या बताया? रोटी कपड़ा मकान। क्या बताया बुनियादी आवश्यकता? फूड क्लॉथ हाउस। सबसे पहले पॉवर्टी का मैनेजमेंट किसने किया? दादा भाई नेहरू जी ने। कब? 1867 से लेकर 1868 के अंदर। और 1901 के अंदर उन्होंने एक बुक क्या की, पब्लिश की। क्या नाम उसका? पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। और फिर बाद के अंदर दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय आयोजना समिति ने। किसने? राष्ट्रीय आयोजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी ने। नेशनल प्लानिंग कमेटी ने। इसके अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने क्या बताया बुनियादी आवश्यकता? रोटी कपड़ा मकान। क्या बताया? फूड क्लॉथ एंड हाउस। फिर तीसरे नंबर पर क्या है? बॉम्बे प्लान। कब हुआ? 1944 के अंदर। यह प्लान उद्योगपतियों द्वारा क्या गया? बनाया गया। इसलिए इसे क्या कहते हैं? टाटा बिरला प्लान कहा जाता है। तो बॉम्बे प्लान कब बनाया? 1944 के अंदर। किसने बनाया? उद्योगपतियों ने। उद्योगपतियों के कारण इसे क्या कहते हैं? टाटा बिरला प्लान। टाटा बिरला मतलब समझे तो जो पैसे वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं? मतलब टाटा बिरला वाले बहुत ज़्यादा क्या हुए? पैसे वाले हुए। तो अब आजकल ताना भी क्या मारते हैं कि ज़्यादा टाटा बिरला होना चाहिए। उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ऐसे बोलना वो चाह रहा है कि तुम क्या ज़्यादा पैसे वाला बनता है, कोई टाटा बिरला तो है नहीं तुम। समझ में आया? तो बॉम्बे प्लान कब हुआ? 1944 में। राष्ट्रीय आयोजना समिति 1938 के अंदर। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। और जो ये प्लान बनाया, किसने बनाया था बॉम्बे प्लान वाला? उद्योगपतियों ने। इसलिए क्या कहते हैं? टाटा बिरला प्लान। फिर योजना आयोग का विशेषज्ञ समूह है। तो योजना आयोग का विशेषज्ञ समूह कब, इसकी स्थापना कब हुई? 1962 के अंदर। योजना आयोग का विशेषज्ञ समूह कब बना? 1962 के अंदर। बॉम्बे प्लान कब बना? 1944 के। इसे क्या कहते हैं? 1944 के अंदर। टाटा बिरला प्लान 44। 1944 44 का। तो 1944 के अंदर तो क्या है? बॉम्बे प्लान। ये किसने बनाया है? इसलिए क्या कहा जाता है इसको? टाटा बिरला प्लान। टाटा बिरला। और 1938 के अंदर क्या बना? राष्ट्रीय योजना समिति बिरला बिरला। और फिर 1967-68 के अंदर दादा भाई नेहरू जी। फिर चौथा नंबर पे क्या है? योजना आयोग का विशेषज्ञ समूह। ये इसकी स्थापना कब हुई? 1962 के अंदर। फिर है VM दांडेकर एम रथ समिति 1971 के अंदर। क्या है? VM दांडेकर एम रथ समिति। क्या है? VM दांडेकर एन रथ कमेटी 1971। 1971 के अंदर VM दांडेकर एन रथ समिति। क्या है? VM दांडेकर एन रथ समिति कब बनी? 1971 में। इनके द्वारा पहली बार क्या कैलोरी उपभोग विधि का क्या किया गया? प्रयोग किया गया। गरीबी रेखा 2250 कैलोरी प्रति व्यक्ति दिन। इसके अंदर कैलोरी क्या होती है? कैलोरी होती है जब हम रोटी खाते हैं ना तो हमें क्या मिलती है? कैलोरी मिलती है। क्या मिलती है? कैलोरी। अब जैसे रोटी खाए, जैसे एक रोटी के अंदर हमें मिलती है, जैसे मान लो कि 200 कैलोरी। एक रोटी के अंदर हमें कितनी कैलोरी मिलती है? 200 रोटी। हम एक सेव खाते हैं तो हमें मिलते हैं मानो 100 कैलोरी। हम अगर एक दूध पीते हैं तो हमें मिलते हैं 300 कैलोरी। ऐसे क्या होनी चाहिए? ऐसे क्या होनी चाहिए? कैलोरी। तो कैलोरी क्या होती है? हम जो भी कोई चीज़ खा रहे हैं, जैसे चाय खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, जिसके अंदर हमें मिला 30 कैलोरी। कितनी मिली? 30 कैलोरी। 30 कैलोरी का मतलब हमें ऊर्जा देती है ये कैलोरी। इनके कारण ही हम क्या कर पाते हैं? फिर काम कर पाते हैं ऐसे। तो इनके द्वारा पहली बार क्या लिखा गया? कैलोरी उपभोग विधि का क्या किया गया? प्रयोग किया गया। इन्होंने कहा कि जो आदमी तो गरीब नहीं है, जो दिन के अंदर कितनी कैलोरी ले रहा है? 2250 कैलोरी।
कितनी ले रहा है 2250 2250 कैलोरी अगर कोई व्यक्ति दिन में ले रहा है वो क्या नहीं होगा, गरीब नहीं होगा। जिसकी मतलब क्या हो जाएंगी, आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, मतलब उसको क्या मिल जाएगी। अब जैसे ऐसा होता है कि रोटी है, रोटी से कितनी कैलोरी मिल रही है, 300 कैलोरी मिल रही है ना। जैसे एक दिन के अंदर कितनी रोटी खा जाएगा वो, 6 रोटी खाई जाएगा, 6 तो दोनों टाइम, 6 6 12 6 1800 कैलोरी तो किसके अंदर हो गई, रोटियों से। फिर ऐसे मान लो कि वो एक सेव खाता है दिन का, तो उसे एक तो क्या मिल गया, सेव के कारण 100 कैलोरी और मिल गई, 1900। फिर ऐसा होता है कि वो दूध पीता है, उसके अंदर कितनी कैलोरी मिलती है उसको, 200 300 ले लो, तो 1900 और 300 2200, अब मिल गई 50। जैसे कोई एक आदमी है जो क्या करता है और रात ब्रेकफास्ट भी कर लेता है, क्या कर लेता है, ब्रेकफास्ट कर लेता है, जिससे 200 कैलोरी और मिल जाती हैं। तो 300 200 ये हो गई, तो अब कितने हो गई, 2300 कैलोरी हो गई। कितने, 2400 कैलोरी, कितनी 2300 या 2400 कैलोरी। अभी आदमी गरीब है क्या, अगर इसे 2100 कैलोरी मिल पाती तो ये क्या होता, गरीब होता। लेकिन अब ये गरीब है क्या, नहीं है। तो इस एक क्या डिसाइड किया गया, वी.एम. दांडेकर और एन रथ समिति ने कि कैलोरी को इनके द्वारा पहली बार कैलोरी उपभोग विधि का क्या किया गया, प्रयोग किया गया। गरीबी रेखा 2250 कैलोरी प्रति व्यक्ति दिन। एक व्यक्ति को 2250 दिन के अंदर क्या मिल जाए, कैलोरी मिल जाए, तो वो क्या नहीं है, गरीब नहीं है, गरीब नहीं है। समझ में आ रही। एवरी डे ए पर्सन गेन बाई 20 to 50 कैलोरीज, कितनी कैलोरी मिल जाए उसको, 2250 2250। अगर उसको दिन के अंदर क्या मिल जाती हैं, इतनी कैलोरी मिल जाती हैं, तो क्या हो जाएगा, वो गरीबी रेखा से ऊपर किसके अंदर आ जाएगा, APL में। BPL में कौन से रहते हैं, जो लाइंस प्योरिटी लाइन से नीचे रहते हैं। तो समझ में आया क्या। किसने, वी.एम. दांडेकर और एन रथ समिति ने क्या बताया कि कैलोरी उपभोग के आधार पर हम भी मतलब गरीबी क्या क्या करेंगे, आकलन करेंगे। अगर कोई व्यक्ति 2250 कैलोरी ले लेता है एक दिन की, वो क्या नहीं होगा, गरीब नहीं होगा। फिर है वाई के अलग समिति, वाई के अलग कमेटी, ये कब बनी है, 1979 के अंदर, 1979। कैलोरी के साथ साथ पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पर भी क्या किया गया, विचार किया गया कि कैलोरी के साथ साथ क्या है, पोषण संबंधी आवश्यकताओं पर भी क्या किया गया। इन्होंने गांव और शहर के लिए अलग अलग गरीब रेखा का क्या किया, निर्धारण किया। वैसे कहा कि पहले था क्या था कि वो कोई दिन आदमी के अंदर 2250 कैलोरी ले लेगा, वो क्या नहीं होगा, गरीब। तो इसमें कहा कि गरीबी रेखा ये क्या है, शहरों के अंदर तो कोई काम ही नहीं करना पड़ता, तो उनको इतने कैलोरी की आवश्यकता नहीं। लेकिन जो गरीब जो शहर गाँवों के अंदर तो क्या करते हैं काम, तो उनका 2250 के अंदर काम चल जाएगा क्या। जैसे ऐसा होता है कि तुम जैसे काम करते हो ना, जैसे काम करते हो, जैसे तुम्हारी कैलोरी कम होती जाती है, मतलब कैलोरी बर्न होती जाती है, जलती जाती है। जब तूने रोटी खा के कितनी ले ली, 2250 कैलोरी ले ली। अब कोई काम नहीं कर रहे हो तो वो तुम्हारे पास ऐसे ही होंगे। लेकिन जैसे तुम कोई काम करोगे तो अपने आप, जैसे तेल खाता है ना, जैसे ट्रैक्टर के अंदर तेल डाल दिया, अब जिस तरह काम करवा रहे हो उतना तेल क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, इस तरह कम होता जा रहा है। ऐसे ही क्या होती है, कैलोरी बर्न होती है, जलती जाती है। अगर तुम ज़्यादा करोगे तो क्या बचेंगे, तुम्हारी शाम तक 200-300 कैलोरी बचेंगी, और क्या हो जाएगा, पूरी कैलोरी को तुमने काम करके क्या करा दिया, जला दिया। अब तुम क्या हो जाएगी फिर बाद में, अब जब तक तुमने कैलोरी नहीं लोगे, रोटी नहीं खाओगे, तो तुमने क्या नहीं कर पाओगे, काम नहीं कर पाओगे। तो फिर बाद में कहा कि शहर वालों को तो इतना काम ही नहीं करना पड़ता, तो उनको इतने कैलोरी की आवश्यकता है। लेकिन ग्रामीण वालों को तो क्या है, ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने गरीब रेखा क्या कर दिया, 2 टूक कर दी। एक तो गरीब कौन से, शहरों वाले, एक गामा वाले। कौन से, एक तो शहरा वाले और एक गामा वाले। गामा वाले के अंदर कितनी कैलोरी की आवश्यकता होगी, 2400 कैलोरी आवश्यकता होगी प्रतिदिन। और शहरों के अंदर 2100 कैलोरी के अंदर भी काम चल जाएगा कि इनके पास क्या नहीं कहे तो ज़्यादा काम, कोई फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं क्या। अब यहाँ पे रहते, अपने यहाँ पे घर पे रहता तो हमारे इतनी मतलब रोटी खाते, उनके अंदर हम कैसे भूखा फील करते सारे दिन। क्यों करते, क्योंकि फिर थोड़ी देर बाद में काम करके आए, फिर रोटी मिर्ची, फिर रोटी मिर्ची, फिर रोटी और मिर्ची और छाछ। क्यों,
क्योंकि जैसे काम कर रहे हैं हमारी कैलोरी थी वो बढ़ गई, जल गई, बर्न हो गई, हमें क्या चाहिए, हम नई कैलोरी और चाहिए। तो फिर क्या करेंगे हम, और रोटी खाएंगे, और रोटियों से हमें क्या मिलेगी, और कैलोरी मिलेंगी, फिर और काम करेंगे, फिर और जल जाएंगे, फिर और खाएंगे, ऐसे क्या करके कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो ये हम दांडेकर समिति ने तो क्या किया कि कैलोरी के आधार पर हम क्या निकालेंगे, गरीबी रेखा का निर्धारण करेंगे। और उन्होंने क्या कहा कि एक आदमी को कितनी आवश्यकता होनी चाहिए, 2250 कैलोरी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 2250। फिर कौन सी बनी, वाई के अलग कमेटी अलग, इसने अलग ही कर दिया किसको, ग्रामीण और शहरों को। वाई के अलग से ही समझ जाओ, इसने अलग ही कर दिया, अलग का मतलब सेपरेट कर दिया। वाई के अलग ने किसको अलग किया, ग्रामीण और शहरों की कैलोरियों को अलग अलग किया कि ग्रामीण के अंदर तो 2400 कैलोरी और शहरों के अंदर कितनी कैलोरी, 2100 कैलोरी। ये क्या आवश्यकता होगी, समझ में आ रहा है। और क्या कहा कि कैलोरी के साथ साथ पोषण संबंधी आवश्यकता है कि पोषण भी क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2400 कैलोरी ऐसे ही मिलो, जैसे हम कॉफ़ी पीते हैं उससे भी हमें क्या मिलती है, कैलोरी मिलती है। तो ऐसा नहीं कि 2400 कैलोरी तुम क्या ले लो, कॉफ़ी से ही ले लो। कॉफ़ी से तुम कैलोरी ले लोगे, इसका मतलब तुम्हें कैलोरी तो मिल गई इतनी, इसका मतलब तुम गरीब नहीं होगी, तुम रोटी तो खा ही नहीं रही। पोषण ऐसे सारी चीज़ें खाओ जिसके अंदर सेब, ये सब्जी, क्या है, रोटी, इनसे क्या होना चाहिए। ऐसे नहीं कोई एक ही चीज़ का इतना सेवन कर लिया जिससे पूरी क्या ले ली, कैलोरी ले ली। ऐसे कोई फास्ट फूड खा रहे हो, क्या खा रहे हो, फास्ट फूड, जिससे अब जैसे कल पिज़्ज़ा खाया, उससे कैलोरी तो हमें मिली, लेकिन वो रोटियों की तरह इफेक्टिव है क्या। तो ऐसी कैलोरी भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी क्या होनी चाहिए, पोषण युक्त क्या होनी चाहिए, जिसके अंदर हमें पर्याप्त मात्रा के अंदर क्या मिले, न्यूट्रिशन मिले, क्या मिले, न्यूट्रिशन। तो भाई वो तो क्या कहता है वीएम दांडेकर और एंड वो तो ओनली क्या बोलता है कि तुम कैलोरी ले लो, किसी भी तरीके से ले लो, चाहे तुम पिज़्ज़ा खा के लो, चाहे रोटी खा के लो, चाहे कुछ भी खा के लो, लेकिन 2250 कैलोरी ले लो। उससे क्या हो जाओगे, तुम गरीबी रेखा से मुक्त हो जाओगे। फिर बाद के अंदर वाई के अलग समिति ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं, पोषण युक्त चीज़ों से क्या लेना आपको, कैलोरी लेनी। और कितनी, और अलग कर दिया कि उनको ग्रामीण और शहरों की, वो तो दोनों को सेम था कैलोरी। अब क्या कर दिया इसने अलग, ग्रामीणों को ज़्यादा, क्यों ज़्यादा काम करते हैं इसलिए उनको ज़्यादा कैलोरी की आवश्यकता है। तो कितनी कैलोरी, 2400 और इसको 2100 कैलोरी। चलो फिर है डीटी लकड़वाला समिति, डीटी लकड़वाला समिति कब बनी, 1993 के अंदर, 1993 के अंदर। इस समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था, गरीबी आकलन की विधि की क्या करना, समीक्षा करना। क्या करना, गरीबी आकलन की विधि की समीक्षा करना। तो क्या करना है इसका कि जो गरीबी का आकलन कर रखा है किन्होंने, दुबई के समिति ने और किसने, बी के अलग और वाई की अलग समिति ने, और उन्होंने वीएम दांडेकर ने, इन्होंने क्या कर रखा है कि कैलोरी के आधार पर तो सरकार ने बनाया कि ये कैलोरी का मेथड सही है कि नहीं है, ये बताओ हमें कि कैलोरी से मतलब गरीबी का आकलन किया जा सकता है। उसकी क्या कर रहा है, समीक्षा, जांच, क्या कर रहा है, रिव्यू कर रहा है उसको। तो डीटी लकड़वाला समिति किस लिए बनाई हमने, इस समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था कि गरीबी आकलन की विधि की समीक्षा करना, कि ऊपर जो कैलोरी के आधार पर तुम गरीबी की जो क्या करते हो, समीक्षा करते हो या आकलन करते हो, वो ठीक है या नहीं है, इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। तो डीटी लकड़वाला समिति का मुख्य उद्देश्य क्या है, गरीबी रेखा का क्या करना, समीक्षा करना। इन्होंने कैलोरी उपभोग विधि को सही बताया, साथ ही राज्य आधारित गरीबी रेखा अपनाने की बात कही। फिर ये जांच किया तो उन्होंने क्या पाया कि ये कैलोरी वाला उपभोग है जिसके आधार पर क्या निकाली जाती है, गरीबी रेखा। ये मेथड क्या है, सही है, क्या तुम तो बिंदास निकालो इससे। तो डीटी कपड़ा, ये कौन सी कब बनी, डीटी लकड़वाला 1993 के अंदर। किसके उद्देश्य क्या था इसका, गरीबी आकलन की जो विधि है ना उसका समीक्षा करना। और बाद में अंदर क्या पाया कि तुम तो क्या करो, बेहतर है क्या करो इसको सही बताओ। और तुम तो क्या, अब ऐसा कहा कि तुम गरीब पूरे देश के आधार पर मन निकालो, देश के आधार पर, ऐसे कि उसने पूरे देश के अंदर ही 2250 कैलोरी की आवश्यकता होती है क्या। जैसे अब क्या हो गई कि 2400 कैलोरी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर चाहिए और 2100 शहरों के अंदर, 2100 शहरों के अंदर। अब वो ऐसे बोल रहे हैं कि राज्य आधार पर निकालो, ये राज्य के आधार पर, कि राजस्थान के अंदर अगर लोग ज़्यादा काम करते हैं तो इनको तो 2400 से ज़्यादा क्या होगी, कैलोरी की ज़्यादा आवश्यकता होगी। और कोई ऐसा जैसे मुंबई है, मुंबई के अंदर क्या करते हैं,
सभी बिजनेस कर रहे हैं, ऑफिसों के अंदर रह रहे हैं, तो उनको इतनी कैलोरी की आवश्यकता है क्या कि राज्य के आधार पर क्या करो, कैलोरी निकालो तुम। तो उन्होंने तो कहा है कि एक तो क्या ये सही है, और राज्य आधार पर तो क्या निकालो, कैलोरी का मापन करो। फिर बाद के अंदर हमने क्या देखा, सबसे पहले गरीबी का निर्धारण कौन करता है, दादा भाई नौरोजी। कब करता है, 1867 के अंदर। 1901 के अंदर एक पब्लिक बुक पब्लिक करता है, क्या है, पोवर्टी इन इंडिया। फिर बाद के अंदर दूसरे नंबर 1938 के अंदर कौन सी, प्लानिंग कमेटी, राष्ट्रीय योजना आयोग, प्लानिंग, नेशनल प्लानिंग। हाँ, तो उसके अंदर क्या बताया, बुनियादी आवश्यकता, रोटी कपड़ा मकान बनाए। फिर बाद के अंदर एक 1944 के अंदर बनी बॉम्बे प्लान। क्या है बॉम्बे प्लान, उद्योगपतियों द्वारा बनाया गया था। इसे क्या कहते हैं, प्लान, टाटा बिरला प्लान कहते हैं। फिर 1944 के बाद में हम कहाँ पे गए, 1971 के अंदर। 1971 के अंदर कौन सी, वाई के ना वी.एम. दांडेकर एंड रथ समिति। उन्होंने क्या बताया कि कैलोरी का सबसे पहली बार कैलोरी के आधार पर क्या करो, कैलोरी के आधार पर क्या कर लो, गरीबी का आकलन कर लो। जैसे अब जैसे ये गरीबी का आकलन तो अब आए, कौन से गरीबी के आकलन कि पहले 7 दिन का खर्चा बता, फिर 30 दिन का खर्चा बता, और फिर क्या बता, 365 दिन का खर्चा बता। ये तो अब मेथड है। सबसे पहले शुरू के अंदर ही थोड़ी आ गए थे ये कि अपन को इतना स्मार्ट थोड़ी हो गए थे कि शुरू के अंदर ऐसे निकाले। शुरू के अंदर तो क्या कि जिसके पास रोटी कपड़ा मकान हो वही क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, अगर नहीं है तो। फिर बाद के अंदर नहीं, रोटी कपड़ा मकान से भी ज़्यादा क्या दे दिया, कैलोरी के आधार पर निकाली। फिर कैलोरी से आगे बाद के अंदर ये क्या कह रहे हैं, पोषण युक्त कैलोरी भी होनी चाहिए, और इसके अंदर पोषण भी क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, ऐसे। तो 1971 के अंदर हमने क्या निकाला, वी.एम. दांडेकर, और भी उसने क्या कहा, एंड रथ समिति ने क्या कहा कि किसके आधार पर, कैलोरी के आधार पर क्या निकालो, कैलोरी के आधार पर क्या निकालो, और कितना कैलोरी फिक्स कर दी, 2250 कैलोरी फिक्स कर दी। फिर हम गए 1979 के अंदर, कौन सी है, वाई के अलग समिति, वाई के अलग समिति, इसने अलग कर दिया ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों। ग्रामीण शहरों के अंदर कितनी कैलोरी, 2400 कैलोरी, और शहरों के अंदर 2100 कैलोरी की आवश्यकता। और क्या कहा इन्होंने कि मतलब पोषण युक्त होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पोषण, न्यूट्रिशन। फिर बाद में हम 1993 में चले गए, किसके अंदर, 1993 के अंदर। यहाँ पे कौन बनी, डेटी लकड़वाला समिति। इसका उद्देश्य क्या था, उसका समीक्षा, इसका पर्पज क्या था, जो उसकी क्या करना, समीक्षा करना, कि गरीबी रेखा का क्या करना, समीक्षा। और गरीबी समीक्षा करके क्या पाया कि ये मामला ठीक है, क्या करो, कैलोरी से क्या करो, निकालो तुम, तो क्या गरीबी आंकलन करो, और पर हो सके तो किसके आधार पर, राज्य के आधार पर भी निकालो इसको। तो समझ में आया। फिर हम 1993 से कहाँ पे चले जाएंगे, 2005 के अंदर। कौन सी समिति है, सुरेश तेंदुलकर समिति। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2009 के अंदर क्या करवाई, जमा करवाई। सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 की बनी। फिर बाद के अंदर इन्हें सारा काम सल्टाया कब, 2009 के अंदर जमा करवाई। उन्होंने कैलोरी उपभोग विधि की आलोचना की, क्योंकि वर्तमान में उपभोग के पैटर्न परिवर्तित हो चुके हैं। फिर बाद में कहा सुरेश तेंदुलकर समिति ने 2005 के अंदर, 2009 के अंदर उसने क्या की, रिपोर्ट दे। उसने कहा कि सफाई वो हो के बावड़ी हैं, तरेड़ हो के सारे, कि कैलोरी के आधार पर क्या निकाल रहे हो तुम, गरीबी निकाल रहे हो। ये कोई अच्छी बात है क्या। अब कोई आदमी के साथ जो गरिमा के साथ कोई जीवन ही नहीं जी रहा, बस ओनली तुम तो क्या कह रहे हो कि गरीब आदमी को है। कोई ऐसा नहीं है कोई गरीब आदमी तो बस कि जिसको 2200-2400 कैलोरी मिल गई ग्रामीण क्षेत्रों में, वो क्या नहीं है, गरीब नहीं। ऐसा होता है जैसे उसको शिक्षा ना मिले, चिकित्सा ना मिले, एजुकेशन ना मिले, कपड़े ना मिले, जूते ना मिले, नंगाई क्या कर ले, 2400 कैलोरी को उपभोग कर ले, वो गरीब नहीं रहेगा। ये अच्छी बात है क्या। तो उसने क्या की, गरीबी रेखा की आलोचना की। क्या की, आलोचना। क्योंकि आजकल ये पैटर्न चेंज हो गए हैं, ये कि तुम कौन से पुराने ज़माने में जी रहे हो। तुम 2250 रुपये, 2250 कैलोरी, 2400 कैलोरी, 2100 कैलोरी गेन कर लो और क्या हो जाओ, गरीबी से मुक्त हो जाओ। चाहे उसके पास कपड़े नहीं हो पहनने के लिए, पढ़ने के लिए शिक्षा नहीं हो, दिखाने के लिए हॉस्पिटल के जाने के लिए पैसे नहीं हो, कोई कपड़ा नहीं हो। अरे अच्छा लगता है क्या ऐसे, क्या मतलब क्या डिसाइड कर रखा है तुमने, ये कोई कैलोरी की कोई अच्छी बात है क्या। तो फिर बाद के अंदर सुरेश तेंदुलकर समिति ने कहा है कि उन्होंने 2009 के अंदर क्या करवाई हमें, और उसने क्या कहा और क्या की। फिर बाद में इसलिए फिर बाद के अंदर हमने क्या बनाया, UARP
समान संदर्भ अवधि की जगह हमने क्या बनाया, MRP का मिश्रित संदर्भ अवधि का प्रयोग किया। मिश्रित MRP के अंदर क्या होता है कि 30 दिन और 365 दिन की अंदर शिक्षा चिकित्सा इनके ऊपर अपने कितना खर्च किया, MRP। फिर बाद के अंदर और गाँव और शहरों में बुनियादी आवश्यकताओं एक समान होती हैं। क्या होती हैं कि गाँवों और शहरों के अंदर बुनियादी आवश्यकताएं एक समान होती है। सुरेश तेंदुलकर शहर में बहुत समिति वाला कह रहे हैं। फिर है गरीबी रेखा। अभी ये बताते हैं गरीबी रेखा कैसे निर्धारण करो कि शहरों के अंदर 2000 गरीबी रेखा शहरों के अंदर 2011-12 के अंदर एक आदमी के एक परिवार के पास कितने रुपए हैं, 5। एक व्यक्ति के पास अगर गरीब आदमी शहर के अंदर, वो आदमी गरीब नहीं होगा जिसके अंदर वो एक महीने के अंदर कितने खर्च करता है, 5000 रुपये खर्च करता है। कितने रुपए खर्च करता है, 5000। 5000 में 5 का भाग देते तो कितना आएगा, 1000। मतलब 5 जने हैं उनके पास 5000 है खर्च करने के लिए। क्या है, 5000। तो अब एक एक जनों को बांट दो इनके अंदर, 1000 कितने हो गए, 1000। अब 1000 के अंदर वो तो कितना होगा, एक महीने का एक आदमी का खर्च कितना है, 1000। तो एक दिन का खर्च कितना हो गया, उसके अंदर 30 का भाग दे दो तो कितना आ जाएंगे, 33 रुपये। क्या हो, जिसके पास 33 रुपये जो व्यक्ति खाने के ऊपर खर्च करता है एक दिन के अंदर, क्या करता है, जो आदमी 33 रुपये खाने के अंदर खर्च करता है वो आदमी गरीब रहेगा क्या, नहीं करेगा। तो इसने क्या बताया कि आजकल ये नहीं 1050 550 2400 2100 कैलोरी ले ली और क्या बेड़ा पार हो गया। अच्छी बात है कि तो उसने URP की जगह हम कौन सी का प्रयोग करने लगे, MRP का। और क्या शहरों के अंदर और ग्रामीण और शहरों के अंदर नीड कितनी होती है बराबर। इसने क्या आवश्यकता है, एक समान दो। तो फिर शहरी क्षेत्रों के अंदर कि एक आदमी के पास कितने रुपए हो, मतलब एक परिवार के पास 5000 रुपये। अगर फिर 5 एक परिवार के अंदर कितने आदमी लेते हैं, 5, तो उनको एक एक आदमी के अंदर बांट दिए तो क्या एक महीने का आदमी का खर्च कितना हो गया, 1000। एक महीने का पूरे परिवार का खर्च कितना हो गया, 5000। एक व्यक्ति का एक दिन का एक 30 दिन का कितने का हो गया, 1000। और 1000 के अंदर देखें तो एक व्यक्ति का एक दिन का खर्च कितना हुआ है, 33 रुपये। अगर कोई व्यक्ति 33 रुपये खर्च कर रहा है वो गरीब है क्या। फिर वह ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 2011-12 के अंदर कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर इतने पैसों की जरूरत नहीं है। कितने पैसों की, 4080 रुपये जिसके पास है, जिस परिवार के पास एक महीना क्या करता है 4080 रुपये खर्च करता है वो गरीब रहेगा क्या, नहीं रहेगा। अब 4080 के अंदर इनको बांट दो 5 जनों के अंदर तो एक जने कितने पैसे आएंगे, 816। एक जने का खर्च कितने का है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, एक महीने का खर्च कितना है एक जने का, 816 रुपये का। कितने रुपए का, 816 रुपये का। फिर एक व्यक्ति का एक दिन का खर्च कितना है, 27 रुपये खर्च है। शहरों के अंदर तो एक व्यक्ति का खर्च कितना है एक दिन का, 33। और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 27। शहरों के अंदर एक महीने का एक व्यक्ति का खर्च कितना है, 1000। और यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 816। और उनके अंदर एक परिवार का खर्च कितना है एक महीने का, 5000। इनका कितना है, 4080। समझ गया। फिर 2011-12 के अंदर गरीबों का प्रतिशत कितना था भारत के अंदर, 2004-5 के अंदर भारत के अंदर कितने परसेंट लोग गरीब थे, 37.2% लोग ऐसे थे जिनको क्या नहीं प्रभात नहीं थे, अच्छी तरीके से रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य भी क्या नहीं कर पा रहा था, उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। तो ऐसे कितने लोग थे जिनके पास 2004-5 के अंदर क्या नहीं था, जैसे 30.2 के पास ये तो 2004-5 के अंदर तो गरीब कितने थे, 37.2। फिर 2011-12 के अंदर गरीब कितने रह गए, 21.9। इसका मतलब है ये लोग ऐसे हैं जिनके पास खर्च करने के लिए महीने के 5 दिन 5 जनों के खर्च करने के लिए एक महीने के पास 5000। ग्रामीण क्षेत्र में तो जो रहते हैं उनके पास एक महीने को खर्च करने के लिए एक परिवार के पास 5000 रुपये भी नहीं है, जबकि उसमें रहते कितने हैं, 5 जने रहते हैं, 5 के पास क्या नहीं है, 5000 रुपये भी नहीं है खर्च करने के लिए। वो आदमी इतने लोग कितने लोग थे भारत के अंदर, 21.9। और ये अगर 2004-5 में देखें तो कितना था, 37.2। फिर है रंगराजन समिति, कब, 2012 के अंदर, कब बनी, रंगराजन। अब वो जो सुरेश तेंदुलकर समिति 2005 के अंदर बनी थी, उसने रिपोर्ट अपनी कब दी, 2009 के अंदर। वो कैलोरी की क्या करता है, आलोचना और बताता है। फिर बाद के अंदर URP की जगह कौन सा मेथड को अपनाता है, MRP को अपनाता है। और क्या बताता है
कि एक ग्रामीण क्षेत्र है उसको एक महीने का खर्च कितना होना चाहिए, 4,080 रुपये, और शहरी क्षेत्र का 5,000। अब तुम कैलोरी के आधार पर निकालोगे, नहीं निकालोगे, व्यय के आधार पर निकालोगे कितना खर्च कर रहे हैं एक महीने के अंदर। अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र के अंदर 4,080 रुपये खर्च कर रहा है तो वो है क्या, कोई परिवार 4,080 रुपये खर्च कर रहा है वो गरीब है क्या, नहीं है। कोई 5,000 रुपये खर्च कर रहा है वो गरीब है क्या, नहीं। तो ऐसे किया है इन्होंने, ऐसे क्या किया निदान। फिर रंगराजन समिति का मणि 2012 के अंदर, कमणी 2012 के अंदर उन्होंने रिपोर्ट सबमिट URP की और MRP की जगह, दोनों की जगह क्या बना दिया, MMRP को क्या किया, प्रयोग किया। गरीबी रेखा शहरी क्षेत्र के अंदर 2011-12 के अंदर कितनी 7,035 पर फैमिली कि 2011-12 के अंदर इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, बताया कि एक व्यक्ति के पास कितने पैसे होने चाहिए, 7,000 मतलब एक परिवार के पास 7,035 रुपये होने चाहिए। कितने रुपये होने चाहिए, 7,035। और 2011-12 के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 4,860 रुपये। अगर किसी के पास क्या है, किसी व्यक्ति के पास 4,860 रुपये। कौन सी समिति, रंगराजन समिति 2012 के अंदर बनी। इन्होंने क्या बताया कि शहरी क्षेत्रों के अंदर कितने रुपए होने चाहिए, 7,035, और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 4,860 रुपये होने चाहिए। और गरीबी का प्रतिशत देखा 2011-12 के अंदर गरीबी कितनी है, 29.5। और वैसे देखे 2011-12 के अंदर जो प्रकाश के आधार पर 21.9 तो 21.9। ये बढ़ी क्यों इनका परसेंटेज, क्योंकि पहले तो MMRP मतलब सब MMRP थी, और इसके अंदर पहले क्या था, वो तो ओनली कितने बता रहा था, 5,000। अब इसने कितना बता दिया, 7,000। तो जो 7,000 से जिनके पास पहले ऐसा था कि 5,000, किसी के पास 6,000 रुपये भी थे, अब 6,000 वाले भी क्या हैं, गरीब हैं। 5,000 वाले भी क्या हैं, गरीब हैं। 7,000 वाले भी क्या हैं, गरीब हैं। लेकिन 7,035 वाले क्या हैं, गरीबी से ऊपर हैं, अमीर तो नहीं है। क्या है, ओनली बुनियादी आवश्यकता क्या करें, पूर्ति। तो इनका परसेंटेज बढ़ गया, कितना हो गया, 29.5। ये क्यों बढ़ा, क्योंकि जैसे ही वो आया ना, जैसे ये आया, ये सुरेश तेंदुलकर समिति थी, इसने रिपोर्ट करवाई कि 37 रुपये जो आदमी खर्च कर रहा है वो क्या हो जाएगा, गरीबी रेखा से ऊपर। लेकिन बाद के अंदर बड़े जो ये कम्युनिस्ट पार्टी के थे उन्होंने क्या करवाई आंदोलन कि 33 रुपये में तुम्हें कौन खाना दे रहा है एक दिन का, हमें खिला के बता दो। वो कोई भी फिर बाद के अंदर या होटल के अंदर जाके बैठ गए कि 33 रुपये के अंदर खिलवा के बता दो। वो है होटल का नहीं बता रहा, वो कहाँ का बता रहा है कि एक घर के अंदर खुद बनाएंगे रोटी, क्या करेंगे, खुद बनाएंगे, खुद सर्व करेंगे, खुद मतलब पकड़ाएंगे, खुद मतलब खाएंगे, तब क्या आएगा खर्चा एक जने का 33 रुपये एक परिवार के अंदर, एक कल्ले का नहीं 5 आदमियों का। तो 33 करके 5 आदमियों कितने रुपए हो गए, अब जितने भी हो एक दिन का क्या आता है उतना खर्चा आता है परिवार के अंदर। अब अकेला 33 रुपये का ही थोड़ी आएगा, अगर अकेला एक रोटी बनाएगा तो उसका ज़्यादा खर्चा आएगा। लेकिन हम ग्रुप के अंदर बनाते तो खर्चा क्या आता है, कम आता है। वो इस प्रकार से कहते हैं। लेकिन लोगों के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी वाले थे उन्होंने क्या बढ़ा दी, गलत अवधारणा कि तुम तो होटल के अंदर जाके बैठ जाओ, जहाँ पे कोई 33 रुपये के अंदर तुम्हें कोई खिला देता है क्या, अरे 33 रुपये के अंदर वो कैसे खिलाएगा, 33 रुपये वो वहाँ पे क्या देता है, उसका किराया भी देता है, उसी मतलब जो होटल है उसका क्या देगा, वो किराया भी देगा, उस होटल का किराया भी देगा, वहाँ पे पकड़ाने वाले भी आएंगे, पकड़ाने वालों को भी पैसे देगा, उसको बनाने वालों को भी क्या देगा, पैसा देगा, वहाँ पे टेबल बेंच होंगे उसका भी देगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का भी देगा, उनका भी बिल देगा। अब घर पे तुम्हें बनाने के रुपए लेते हैं कि तुमसे, बनाना तो किसका है, तो बनाने के पैसे बच जाएंगे, पकड़ाने वाला भी हम खुद ही रहते हैं तो पकड़ने के पैसे भी क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। और मकान भी क्या होता है, अपना ही होता है, उसका किराया देना होता है क्या। तो ये सारी चीज़ें किसके हैं, तो वहाँ पे खर्च कितना होगा, 33 रुपये, वहाँ पे तो स्वाभाविक है। लेकिन होटल के अंदर 33 रुपये स्वाभाविक है क्या, वो तो क्या करते हैं, वहाँ पे सर्विस के पैसे देने पड़ते हैं। वो बेचारा एक तो होटल का रेंट देगा, जो पकाने वाले उनके देगा, जो पकड़ाने वाले इनका देगा, तो उसको तो बढ़ नहीं है। लेकिन लोगों को तो क्या, उन लोगों में देती समझ है नहीं। सरकार ने बताया कि जो 33 रुपये घर के अंदर 5 जने मिल के खर्च करते हैं ना, 33 तो खर्चा कितना आएगा, 33 ही आएगा। अरे इतना ही आता है। अब अपन बनाए यहाँ पे तो रोज़ का खर्चा कितना आ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 300 या 400 रुपये का आ जाता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितने का आता है, 400 का, ज़्यादा से ज़्यादा कितने का मान लो, 5 हम 7-8 जने हैं, और 500 रुपये का क्या आता है, खर्च आता है।
अभी भी, लेकिन वो 33 रुपये उस टाइम ठीक थे वैसे देखा जाए तो, अगर पे देखे जाए तो। लेकिन होटल के अंदर 33 रुपये में ना तो हमें आज मिले ना कल मिले। अब हम होटल के अंदर जाएं, इन्हीं पैसों के अंदर 500 रुपये लेके जाएं कि हमको खिला दो, लो सबको साथ को खिला देंगे क्या? वो उसके अलावा वो तो सरकार की है। तो गरीबों का प्रतिशत कितना था पहले? पहले 21.9 था, अब कितना हो गया? 29.5%। तो ये होगा। चलो फिर रंगराजन समिति कब? 2012 के अंदर में फिर उन्होंने प्रयोग किया। और क्या क्या शहरी क्षेत्र के अंदर किन्होंने फिर बाद के अंदर जैसे विरोध है तो फिर बाद के अंदर क्या किया? रंगराजन समिति बनाएगी और फिर बाद के अंदर शहरों के अंदर उपभोग को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अब 7,035 रुपये कर दिए तो एक दिन के पैसे क्या हो गए? बढ़ गए। तो शहरी क्षेत्रों के अंदर कितने कर दिए? 7,035 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों के 4800। फिर गरीबी प्रतिशत 2011-12 के अंदर कितना हो गया? 29.5% हो गया। पहले कितना था? 21.9%। ऐसा। फिर सरकार ने इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया, इसलिए भारत में गरीबी का अंतिम उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ा कौन सा है? सुरेश तेंदुलकर समिति का। इसका क्यों नहीं है? क्यों इस समिति को स्वीकार ही नहीं किया सरकार ने? क्या नहीं की? इस रिपोर्ट को क्या नहीं किया? स्वीकार ही नहीं किया। तो फिर जो लास्ट वाला जो हमारे पास गरीबी का आंकड़ा है वो कौन सा है? सुरेश तेंदुलकर समिति वाला। कितना? 21.9%। कब गरीब थे? 2011-12 के। फिर है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, नेशनल मल्टी डायमेंशन पुअर्टी इंडेक्स। तो ऊपर वाले सारे समझ में आए क्या? रिविजन करो एक बार। चलो पहले तो जो एब्सोल्यूट गरीबी की परिभाषा क्या है? ये अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधन उपलब्ध नहीं। तो वो क्या है? निरपेक्ष निरपेक्ष गरीबी। अच्छा, फिर बाद के अंदर क्या है? एक सदस्य परिवार को माना है। हाँ, मतलब गरीबी का निर्धारण भारत के अंदर कैसे करते हैं? एक व्यक्ति से करते हैं, परिवार से करते हैं, परिवार से। और परिवार के अंदर आदमी कितने होते हैं? 5। गरीबी की पहचान कौन करता है? NSO। कौन करता है? गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? नीति आयोग। और इस मेथड को क्या कहते हैं? हेड काउंट मेथड। क्या कहते हैं? हेड काउंट मेथड। और पहले कौन करता था नीति आयोग से पहले? योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन करता था पहले। और अब कौन करता है? नीति आयोग, नीति कमीशन। फिर बाद के अंदर पॉलिसी कमीशन में जो भी। फिर बाद के अंदर क्या है? ऐसे बताओ। तो गरीबी का निर्धारण हो गया, कौन करता है? NSO करता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। और गरीब एक आदमी के आधार पर की जाती है। किसके आधार पर? फैमिली के आधार पर। फैमिली। कितने सदस्य होते हैं उसके अंदर? 5। अब NSO जब गरीबी की पहचान करता है तो कितने 3 संकेतों का इंडिकेटर को क्या करता है? प्रयोग करता है। एक तो URP, एक MRP और एक MMMRP। अब URP के अंदर तो कितने दिनों का खर्च देखा जाता है? पिछले 30 दिनों का। और MRP के अंदर 30 दिन प्लस और 365 दिन के अंदर। और MMRP के अंदर 30 प्लस 365 प्लस 7 दिन के अंदर। 7 दिन के अंदर कौन सा खर्च आता है? कोई फल सब्जी ये सारे आ गए। फिर 365 के अंदर स्वास्थ्य, कपड़ा। 30 दिन के अंदर फोन, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी ये सारे आगे। उनके आधार पर क्या निकाली जाती है? गरीबी निकाली जाती है। भारत के अंदर गरीबी तो निकाल दे। फिर बाद के अंदर हमें क्या बनाई? गरीबी का सबसे पहले भारत के अंदर निर्धारण किसने किया? दादाभाई नेहरू जी ने। कौन सी? 1867 और 68 के अंदर। और एक किताब पब्लिश की 1901 के अंदर, पुअर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुअर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया कब किया? 1901 के अंदर। फिर बाद के अंदर कौन आए? योजना आयोग, राष्ट्रीय योजना आयोग, नेशनल प्लानिंग कमीशन। कब आया? कमेटी 1938 के अंदर। 1938 के अंदर जो नेहरू क्या किया? संविधान सभा क्या किया था मतलब। तो 1938 के अंदर ये बनी। उन्होंने क्या बताया? बुनियादी आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान। फिर बाद के अंदर 1900
1944 के अंदर कौन आता है? बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान को क्या कहते हैं? टाटा बिरला प्लान। क्यों कहते हैं? कि उद्योगपतियों ने। फिर हम गए 1971 के अंदर, क्या है? वीएम दांडेकर एंड रथ समिति। इसने क्या किया? कैलोरी उपभोग का मेथड बताया, कैलोरी के आधार पर क्या कर लेंगे, और उन्होंने क्या कितने कैलोरी? 2250 कैलोरी। फिर बाद के अंदर हम चले गए 1979 के अंदर। 1979 के अंदर कौन सी? वाई के अलग समिति। उन्होंने क्या कर दिया? अलग कर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों की कैलोरी अलग और शहरी क्षेत्रों की कैलोरी अलग। तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कितनी कैलोरी बताई उन्होंने? 2400। और जो क्या शहरों के अंदर कितनी बताई? 2100 कैलोरी क्या हो जाए। फिर बाद के अंदर उन्होंने क्या कहा? एक बात राज्यों की, चलो ये इसने किया। फिर बाद के अंदर इन्होंने क्या कहा कि क्या हो जाए? पोषण युक्त। थोड़े इसके अंदर क्या हो जाए? न्यूट्रिशन भी क्या हो जाए? पोषण युक्त। ऐसे नहीं कि तुम कुछ भी खा रहे हो उससे कैलोरी ले रहे हो। फिर बाद के अंदर कौन से आ गए? 1993 के अंदर क्या बनी? डीटी लकड़वाला समिति। क्या? डीटी लकड़वाला। क्या बताया लकड़वाला ने? कि इसमें होना चाहिए, इसका वो संशोधन किया इसमें। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसकी जांच करना कि जो ये मेथड चले आ रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो उसने बताया कि ये क्या है, तुम तो चेपा रखो, क्या है मामला ठीक है, अच्छी तरीके से क्या करो, तुम तो ये ठीक है जो भी चल रहा है, जो कैलोरी वाला सिस्टम सही है, लेकिन तुम क्या कर लो, राज्य के आधार पर क्या निकालो, कैलोरी निकालो। फिर हम चले गए 2005 के अंदर सुरेश तेंदुलकर समिति। सुरेश तेंदुलकर समिति ने क्या किया, इसकी क्या की आलोचना की कि कौन से पुराने ज़माने के अंदर जी रहे हो तुम, कैलोरी लेना ही, जैसा आदमी नंगा पड़ा रहे लेकिन कैलोरी बंद करते वो गरीब हो जाएगा क्या, गरीब से ऊपर उठ जाएगा कि नहीं, उसके पास सारी चीज़ें होनी चाहिए। उसने क्या किया, URP की जगह कौन सा ले लिया, MRP ले लिया। MRP लेते उन्होंने क्या कहा, 2009 में रिपोर्ट सबमिट करवाई वहाँ तो फिर बाद के अंदर 2005 से 2009 के अंदर क्या देता है, रिपोर्ट देता है और क्या बताता है कि उसकी आलोचना करता है। और अब क्या करता है, मतलब एक बिना अर्बन में तो वो नहीं चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, जो शहरी क्षेत्र के अंदर एक आदमी के पास कितने पैसे होने चाहिए, 5000। इसमें एक व्यक्ति का एक महीने का खर्च कितना होगा, 1000। और एक व्यक्ति का एक दिन का खर्च कितना होगा, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 4080 रुपये एक दिन का, एक व्यक्ति का एक महीने का 816। अगर उनके अंदर एक व्यक्ति का देखे तो 2700 रुपये देखे एक दिन के। ये बताया इसने, किसने बताया, और उसने क्या बताया कि गरीबी कितनी है, 2005 के अंदर कितनी गरीबी है, 2005 के अंदर 34% कुछ है ना। और फिर बाद के अंदर 11-12 के अंदर कितनी है, 21.9%। फिर बाद के अंदर कौन सी समिति बनी, रंगराजन समिति, कब, 2012 के अंदर। फिर बाद के अंदर इसने अपना डाटा दिया, तो क्या बताया इसने कि मतलब गरीबी रेखा को क्या कर दो, बढ़ाओ। क्या बताया, 7035 रुपये कर दिए, कहाँ पे 35 ही है, तो 7035 रुपये कर दिए। और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर 4850 रुपये कर दिए, और फिर 4860 और फिर 4860 कर दिए। फिर क्या किया, 2011-12 की गरीबी का प्रतिशत, हाँ गरीबी का कितना निकाला है, 29 पॉइंट, पहले कितना 21.9, अरे 29.5। और फिर बाद के अंदर फिर इसको एक्सपेक्ट नहीं किया, तो फिर बाद के अंदर हमारे पास कौन से डाटे, ओनली सुरेश तेंदुलकर ऑफिशियल डाटा, कौन से, सुरेश तेंदुलकर। तो सुरेश तेंदुलकर समिति के अंदर क्या है, 21.9 गरीब है हमारे के अंदर 11-12 के अंदर। तो ये सारा मामला था, समझ में आया। ये क्या चल रही है, गरीबी, इकोनॉमिक्स। तो कोई प्रॉब्लम इकोनॉमिक्स के अंदर, कोई प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमिक्स के अंदर, चाहे इकोलॉजी पढ़ाएं, चाहे पॉलिटी पढ़ाएं, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ाएं, कोई दिक्कत नहीं। फिर कौन सा है, राष्ट्रीय गरीबी सूचकांक। तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स। इसका विकास किसने किया, नीति आयोग के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया, नीति आयोग। 2021 में से पहली बार क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। कौन से इंडेक्स को, नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स को। इसका विकास किसके द्वारा किया गया, नीति आयोग के द्वारा किया गया। और 2021 में इसका पहली बार क्या किया गया, इसको प्रकाशित किया गया। इसकी गणना के लिए परिवारों का राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे क्या किया जाता है, NFHS।
इसकी गणना के लिए परिवारों का कौन सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे किया जाता है। कौन सा सर्वे किया जाता है? NFHS। कौन सा किया जाता है? NFHS। कौन सा सर्वे किया जाता है? NFHS। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कौन सा किया जाता है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। किसके द्वारा? मल्टी डायमेंशन पुअर्टी इंडेक्स के द्वारा। मल्टी डायमेंशन बहुआयामी नेशनल मल्टी डायमेंशन पुअर्टी इंडेक्स, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, इसके द्वारा किसका सर्वे किया जाता है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS। NFHS 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 NFHS। तो NFHS की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण। क्या है? परिवारों का राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण करवाया जाता है, NFHS करवाया जाता है। NF तो वर्तमान के अंदर जिससे गरीबी निकालते हैं वो हम इससे निकालते हैं। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली? UNDP के वैश्विक बहुआयामी गरीब से। तो UNDP क्या निकालती है? गरीबी इंडेक्स निकालती है। कौन सा? ग्लोबल मल्टी डायमेंशन इंडेक्स। हम तो क्या मिलाते हैं? नेशनल मल्टी डायमेंशन इंडेक्स, और जो UNDP निकालती है वो कौन सा निकालती है? ग्लोबल मल्टी डायमेंशन इंडेक्स। इसके अंदर भारत के अंदर तो है, इसके अंदर भारत वाले के अंदर तो किसकी गरीबी आती है? भारत की। और जो UNDP निकालता है उसके अंदर किसकी गरीबी आती है? पूरे विश्व के अंदर ग्लोबल लेवल पर के अंदर कितने गरीब है, कितने नहीं, भारत के अंदर। तो इसकी गणना में 3 आयामों और 12 संकेतों के आधार पर की जाती है। इसकी गणना कितने आधार पर? 3 आयामों और 12 संकेतों के आधार पर की जाती है। जैसे हमने पहले किया MMRP के अंदर, तो हम कितने से क्या कर रहे थे? हम देख रहे थे कि पिछले 7 दिन के अंदर कितना खर्च किया, कितना 30 दिन के अंदर कितना खर्च किया, और उसके अंदर कितना। अब हमें कोई पूछे कि हम कौन से आधार पर गरीबी निकालते हैं, तो हम बताएंगे कि आजकल हम जो गरीबी निकालते हैं वो निकालते हैं नेशनल मल्टी डायमेंशन इंडेक्स के द्वारा, पुअर्टी इंडेक्स के द्वारा, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के द्वारा हम क्या निकालते हैं? मतलब गरीबी का निकालते हैं। और मतलब ये हमने कहाँ से लिया है? UNDP एक मतलब गरीबी का सूचकांक निकालता है ग्लोबली क्या? मल्टी डायमेंशन पुअर्टी इंडेक्स वो निकालता है। हमने उसकी कॉपी पेस्ट करके क्या लगा दिया? ग्लोबल को उठा दिया और क्या लगा दिया? नेशनल। तो फिर बाद के अंदर इसके आधार पर हम क्या करते हैं? गरीबी का निर्धारण करते हैं। अब हम गरीबी का निर्धारण करते हैं तो क्या क्या चीज़ें लेते हैं? देखो क्या बताया कभी नहीं, ये देखो आयाम। पहले तो हम लेते हैं स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के अंदर हम कितने चीज़ें लेते हैं? 3, कि व्यक्ति को न्यूट्रिशन मिल रहा है, पोषण मिल रहा है या नहीं है। बाल एवं किशोर मृत्यु दर, कि बच्चे कितने मर जाते हैं छोटी सी अवस्था के अंदर ही, किशोर होने से पहले कितने मर रहे हैं, वो लेते हैं। एक प्रसव पूर्व देखभाल मातृत्व स्वास्थ्य, कि अगर कोई ने क्या ले लिया, व्यक्ति ने, कोई भी बच्चे ने क्या लिया है? जन्म लिया, उसके बाद में कितनी देखभाल हो रही है या नहीं आ रही। हम अब गरीबी का आकलन करते हैं तब ये चीज़ भी देखते हैं। क्या देखते हैं? कि कोई व्यक्ति को न्यूट्रिशन मिल रहा है नहीं मिल रहा है। उसके कोई व्यक्ति ऐसे मानो कि भारत के अंदर कोई व्यक्ति जैसे मतलब बच्चे जन्मते हैं और जन्मने से 2-3 साल या 4-5 साल के अंदर मर जाते हैं, तो वहाँ पे गरीबी होगी। इसके कारण गरीबी के कारण क्या हो रहे हैं? मर रहे हैं। अगर गरीबी नहीं होती तो अच्छी तरीके से स्वास्थ्य मिलता तो वो मर पाते क्या? तो हम उन चीज़ों को भी क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो आजकल हम क्या क्या चीज़ें लेते हैं? स्वास्थ्य के अंदर हम 3 चीज़ें लेते हैं। एक तो न्यूट्रिशन पोषण, फिर बाद में दूसरे नंबर पे क्या लेते हैं? शिशु और बाल एवं किशोर मृत्यु दर, बाल एवं किशोर मृत्यु दर, फिर बाद के अंदर प्रसव पूर्व देखभाल की, प्रसव पूर्व देखभाल की मातृत्व, जैसे किसी कोई महिला प्रेग्नेंट है उससे पहले उसको कितना न्यूट्रिशन दिया जाता है, उसकी कितनी देखभाल की जाती है, वो भी चीज़ हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। अब बताओ मेरे को, अब जैसे हमारे घर पे जैसे हमारे कोई रहता, अब हमारे जो प्रेगनेंसी के अंदर है हम अच्छी तरीके से क्या करें? उनका देखभाल। अब ऐसे हैं लुहारे बिंजारों के, वो तो क्या करते हैं? वो तो हॉस्पिटल का कभी मुँह ही नहीं दिखाते उनको, तो वो क्या है? अब आँख लग करेंगे तो किसके आएंगे? वो गरीबी रेखा के नीचे आएंगे। क्यों आएंगे? क्यों अंदर वो क्या नहीं करे? बच्चों की देखभाल करें। वो तो मतलब डिलीवरी भी कहाँ पे करवा रहे हैं? घर पे ही।
जबकि जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए उनकी कि वो अच्छी तरीके से जो जच्चा है उसका क्या करें, देखभाल करें। और फिर बाद के अंदर जो बच्चे है बाल और किशोर उनको भी क्या हो, मृत्यु जल्दी नहीं हो। जैसे आज यहाँ पे हो तो स्वास्थ्य की सारी फैसिलिटी उपलब्ध है तो व्यक्ति को जल्दी से मर पाता है क्या? और वहाँ पे तो कोई हैजा भी आ गया तो एक लेयर लग जाती है तो पूरे हैजे के अंदर ही सल्ट गई कि स्वास्थ्य सेवाएं हैं नहीं। फिर बात के अंदर पोषण, तो स्वास्थ्य के अंदर कितनी चीज़ें हैं? 3। पोषण, बाल एवं किशोर मृत्यु दर और प्रसव पूर्व देखभाल किसकी? माता की 3 चीज़ें कौन सी? तो न्यूट्रिशन, एक तो बाल एवं और किशोर मृत्यु दर और तीसरा क्या है? जन्म। और ये यूएन के सूचकांक में शामिल नहीं है। जो तीसरे नंबर की कंडीशन है यूएन के, जो हमने यूएनडीपी से जो लिया ना, हमने ये कहाँ से टिपा है? एक विश्व के लेवल पर क्या आता है? एक इंडेक्स आता है, कौन सा आता है? ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पुअर्टी इंडेक्स। हाँ, ये मतलब ये तो उसके यूएन के अंदर नहीं, ये हमने भारत के अंदर जोड़ा है। हम भारत के अंदर गरीबी देखते हैं ना, तो हम कौन सा लेते हैं? ये भी देखते हैं कि प्रसव पूर्व देखभाल हो रही है या नहीं आ रही। वो नहीं देखता, कौन नहीं देखता? जो विश्व के लेवल पे क्या निकालता है गरीबी का इंडेक्स, उसके अंदर ये कंडीशन नहीं है। उसके आधार पर अगर 2 चीज़ फुल हो रही हैं, चाहे तुम पोषण मिल रहा है और बालन किशोर मृत्यु दर के आधार पर क्या निकाल देंगे? वो गरीबी का इंडेक्स। वो ऐसे नहीं देखते कि तुम प्रसव पूर्व देखभाल कर रहे हो नहीं कर रहे हो, उनसे क्या कोई फर्क नहीं। लेकिन भारत के अंदर ये क्या किया है? भारत ने जोड़ा है कि प्रसव पूर्व देखभाल भी कौन करेगा? वो भी हम क्या लेंगे? गरीबी के अंदर जब हम क्या करेंगे? डिटरमाइन करेंगे तब देखेंगे। समझ में आ रहा है ना? फिर बाद के अंदर हमने ली शिक्षा। शिक्षा के अंदर चीज़ें 2 होनी चाहिए। स्कूली शिक्षा के वर्ष कि कितने साल तक बच्चा पढ़ रहा है, और फिर एक स्कूल के अंदर उपस्थिति। अब की गरीबी के अंदर देखेंगे, वो भी देखेंगे कि कितने साल तक तो बच्चा पढ़ रहा है और कितना स्कूल के अंदर उपस्थिति कितनी प्रेजेंट है। तो ये 2 चीज़ें देखेंगे। कौन कौन सी देखेंगे? एक तो स्कूली शिक्षा के वर्ष देखेंगे और एक स्कूल के अंदर उपस्थिति। फिर हम देखेंगे जीवन स्तर। जीवन स्तर के अंदर हम कितनी चीज़ें लेंगे? हमने 5 हो गए, 5 के बाद में इसमें 12 सूचकांक थे तो हम कितने लेंगे? 7 लेंगे। अब 7 और बच गए। हम जीवन स्तर के अंदर देखेंगे, अगर जिस व्यक्ति के पास पक्का घर नहीं होगा तो वो क्या होगा? गरीबी। तो क्या देखा हमने? पक्का घर भी देखेंगे, विद्युत का कनेक्शन है वो भी देखेंगे, स्वच्छ पेयजल है वो भी देखेंगे, भोजन पकाने का ईंधन है एलपीजी या उनके पास ये है तो वो भी देखेंगे, स्वच्छता भी देखेंगे, सैनिटेशन भी देखेंगे, परिसंपत्तियाँ भी देखेंगे, क्या उसके पास टीवी कूलर पंखा ये है या नहीं है। फिर बाद के अंदर देखेंगे बैंक का खाता भी देखेंगे। लेकिन ये यूएनडीपी के इंडेक्स के अंदर बैंक का खाता नहीं और बाकी के सारे हैं। वो खाता नहीं देखता, गरीबी देखा। लेकिन भारत के अंदर क्या क्या देखेंगे कि पक्का मकान है या नहीं, टीवी कूलर पंखा है या नहीं है, स्वच्छ जल है या नहीं है, स्वच्छता है या नहीं है, और क्या नहीं है, और क्या परिसंपत्तियाँ, टीवी कूलर तो दे, परिसंपत्तियाँ, स्वच्छता। फिर हम और भी एक चीज़ और देखेंगे, क्या? बैंक का खाता। जो मल्टी डायमेंशन वाला ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स है उसके अंदर क्या नहीं देखते? बैंक का खाता नहीं देखते। और एक चीज़ और क्या नहीं देखते? प्रसव पूर्व देखभाल नहीं देखते। और इसका मतलब वहाँ पे कितने इंडिकेटर हैं? 10 इंडिकेटर हैं। भारत के अंदर कितने इंडिकेटर हैं? 12। 2 हमने जोड़े, कौन सा? बैंक का खाता और जन्म एक तो बैंक का खाता, एक जन्म से पूर्व क्या? देखभाल। कभी भी ये पूछा जाए कि विश्व का मल्टी डायमेंशन जो इंडेक्स है उसके अंदर क्या बैंक का खाता और क्या जन्म से जन्म पूर्व की देखभाल है, तो हमें क्या बताना है? नहीं है। क्या भारत के अंदर है? भारत के अंदर है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले ऊपर के पर क्या है? स्वास्थ्य के अंदर कितनी चीजें होनी चाहिए? 3 चीजें कौन कौन सी? एक तो पोषण, बाल किशोर मृत्यु दर और प्रसव पूर्व देखभाल। ये तो स्वास्थ्य के अंदर। फिर बाद में आ गया एजुकेशन के अंदर। किसके अंदर? शिक्षा के अंदर। 2 चीजें, एक तो स्कूल के अंदर कितने साल तक जा रहा है और कितना उपस्थित है स्कूल की उपस्थिति। फिर बाद के अंदर तीसरे नंबर पर हम क्या देखते हैं? लिविंग स्टैंडर्ड कि जीवन स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड कैसे? क्या उसके पास पक्का मकान है या नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी विद्युत है कनेक्शन है या नहीं है, परिसंपत्तियाँ जो मतलब टीवी कूलर पंखा है या नहीं, परिसंपत्तियाँ एसेट्स और सैनिटेशन मतलब स्वच्छता है या नहीं है। और फिर बात करें तो कुकिंग मतलब पकाने के लिए उज्ज्वल मतलब गैस कनेक्शन है या नहीं है, बैंक का खाता है या नहीं है, और एसेंस मतलब टीवी पंखा कूलर है या नहीं है। ये सारी चीज़ें देखेंगे
क्या देखें, क्या 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 देखेंगे? एक तो पक्का घर देखेंगे, विद्युत आपूर्ति देखेंगे, स्वच्छ जल देखेंगे, भोजन पकाने के लिए ईंधन देखेंगे, स्वच्छता देखेंगे, परिसंपत्तियां देखेंगे और बैंक का खाता देखेंगे। समझ में आया? पक्का घर, स्वच्छता, स्वच्छ जल, विद्युत की आपूर्ति, परिसंपत्तियां, गैस का ईंधन, मतलब पैसे और बैंक का खाता, ये सारी चीजें। कितनी चीजें देखेंगे इसके अंदर? 7 चीजें। एक तो परिसंपत्तियां हो गई, फिर एक क्या हो गया? बैंक का खाता हो गया, और क्या हो गया? विद्युत का कनेक्शन होगा, पेयजल हो गया, ईंधन हो गया, स्वच्छता हो गई, और क्या हो गया? पक्का मकान। कितने हो गए? 7। और फिर अब 7 ऊपर 5 ऊपर है, तो कितने हो गए? 12। तो समझ में आया? भारत के अब हम देखते हैं, अब हम गरीबी का जब आंकड़ा जारी करते हैं तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें देखते हैं कि पक्का मकान है या नहीं है, गैस का कनेक्शन है या नहीं है, बैंक के अंदर खाता है या नहीं है, या उसके अंदर स्वच्छ एनवायरनमेंट है या नहीं है, स्वच्छता है या नहीं है, स्वच्छ पानी का पीना है या नहीं है, स्कूल के अंदर जाता है या नहीं है, ये स्कूल के अंदर कितना जाता है या नहीं जाता है, पोषण कितना मिलता है उसको, और क्या मतलब जल्दी लोग मर तो नहीं जाते, प्रसव पूर्व कितनी देखभाल होती है जच्चा की। ये सारी चीज़ें हम क्या देखते हैं? अगर गरीबी का आकलन करते हैं तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। कितने? ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो कितने आयाम है? 3 तो आयाम है, और कितने हैं? 12 इंडिकेटर है। 2 बार फोटो खींचेगी इसकी। फिर देखो MPI के रिपोर्ट के मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के प्रमुख MPI रिपोर्ट 2023 के प्रमुख तथ्य क्या हैं? नहीं लिख रहे गए? तो देखो, इस सूचकांक की गणना करने के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 का प्रयोग किया जाता है। MPI रिपोर्ट 2023। देखो ना, भारत में बहुआयामी गरीबी जनसंख्या, भारत में बहुआयामी गरीबी जनसंख्या 2015-16 के अंदर कितनी है? 24.85 से घटकर 2019-21 के अंदर कितने गरीब रह गए? अब 14.96% क्या रह गए? गरीब रह गए। भारत के अंदर कितने गरीब हैं वर्तमान के अंदर? 14.96%। कितने गरीब है? 14.96%। पहले कितने गरीब थे अंदर 2015-16 के अंदर एक डाटा था, उसके अंदर कितने गरीब थे हम? 24.85। लेकिन आजकल गरीबी से घटकर हम कितने हो गए हैं? 14.96। इसका मतलब 14.96 लोग ऐसे हैं जिनके पास ना तो पंखा है, ना कूलर है, ना परिसंपत्तियाँ हैं, ना उनके पास स्वास्थ्य है, ना क्या उनके पास एजुकेशन है। ये इतने प्रकार के लोग कितने हैं? 14.96। 2015-16 के अंदर कितने थे? 24.85। और ये सर्वे निकालता कौन है? नीति आयोग। नहीं, मतलब सर्वे के अंदर कौन करता है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कौन निकालता है? स्वास्थ्य एन। इनके तो मतलब ये तो हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। इस सूचकांक की गणना करने के लिए MPI रिपोर्ट 2023 के प्रमुख तथ्य। इस सूचकांक की गणना करने के लिए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21 का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। क्या करेंगे? इसकी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है उसका क्या करेंगे? हम प्रयोग करेंगे। और फिर भारत में बहुआयामी गरीब जनसंख्या 2015-16 के अंदर कितनी थी? 24.85। अब 2019-21 में कितनी हो गई? 14%। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी कितनी है? 19.88। शहरी क्षेत्रों के अंदर गरीबी कितनी है? 5.27%। तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर गरीबी कितनी है? 19.28 और शहरी क्षेत्रों के अंदर 5.27। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ज़्यादा क्यों है? कि वहाँ पे रोजगार के क्या है? कम है, और शहरों के अंदर तो रोजगार, यहाँ पे तो कंपनियाँ आ रही है लगी हुई। तो फर्स्ट पर कौन है? सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ पे कम है? केरल के अंदर। कितनी है? 0.5। मतलब सबसे ज़्यादा गरीब ना, सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ पे नहीं है? 0 मतलब गरीबी 0.55 है। मतलब 100 आदमियों के अंदर 100 आदमियों के अंदर लगभग 99 लोगों को क्या है? गरीबी रेखा से ऊपर जीवन जी रहे। कितने लोग? ओनली फॉर कितने नहीं जी पा रहे? 0.55। और अंतिम क्या है? बिहार। वहाँ पे गरीबी कितनी है? 33.76 सर्वाधिक।
सर्वाधिक गरीबी कहाँ पे है? मैक्सिमम बिहार में। बिहार के बिहार के अंदर अंदर। और राजस्थान कौन से नंबर पे आता है? 10वें पे। और कितना यहाँ गरीबी कितनी है? 15.31। तो राजस्थान के अंदर गरीबी कितनी है? 15.31%। MPI की रिपोर्ट के अनुसार भारत के अंदर कौन से 2022-23 वाला है क्या सर्वे? 2023 की क्या है? MPI की रिपोर्ट, उसके अंदर भारत के अंदर गरीबी कितनी है कुल देखे तो? भारत में 25.85%। 24.85। ऊपर ही ऊपर देख। अच्छा नहीं आज लिखा नहीं रखे गया। तो 2015-16 के अंदर तो 24.85 थी, लेकिन 2019-21 के अंदर कितनी हो गई? 14.96। पूरे भारत के अंदर तो 14.96 लोग क्या हैं? गरीब हैं। राजस्थान के अंदर कितने हैं? 15.31 हैं। और बिहार के अंदर कितने गरीब हैं? 33.76। पहले नंबर पर कौन आता है जहाँ पे गरीबी सबसे कम है? केरल। कौन आता है? केरल 0.55। सबसे ज़्यादा गरीबी कहाँ पे है? बिहार 33.76। राजस्थान के अंदर कितनी है? 10वां नंबर पे आता है 15.31। 31। फिर है वैश्विक स्तर पर गरीबी का आकलन। कौन से स्तर पर? वैश्विक गरीब का हेलो है क्या तुम? वैसे थोड़ा सा ही है। कल कराऊँ? मर्स गरीबी के कारण से। आज कराऊँ कल करवाऊँ बाकी का? दो ही हैं तुम्हारे? मेरे को तो बताना होगा तब तुम्हें सारा बताऊँगा इसमें। तो चलो कॉल करो तुम।